सबसे मजेदार ये था, खत्म हुआ नहीं था चुनाव, प्रियंका चतुर्वेदी की पहली स्टेटमेंट आई, कांग्रेस की औकात नहीं है अकेले लड़ने की, पर संजय सिंह आ गया। अब बीजेपी ने इनका बड़ा अच्छा वो बनाया कि पैरासिटिक नेचर है, परजीवी। हाँ ये है पैरासिटिक नेचर। अगर पैरासाइट की डेफिनेशन में हम जाएं तो वो यही है कि भाई चुप्पे से पीछे लगना और फिर धीरे 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 खोखला करके आगे बढ़ जाना। बट जो हम बात कर रहे हैं कि आरएसएस ने इस पर्टिकुलर इलेक्शन में 16,000 मीटिंग्स की हैं लोगों के साथ, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो कि ऐसा पर्दा है, कोई उस पर्दे के पीछे होती हैं, लोगों के बीच में जाके होती हैं। 14 लोकसभा हो चुकी है हमारी, 14 लोकसभा, उसमें आज तक 400 मुस्लिम एमपीज इलेक्ट होके आए। हाँ, सारे के सारे अशराफ हैं। 350 अशराफ। अच्छा, 350। एंड दे आर ओनली 15%। जोगेंद्र नाथ मंडल ने चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा वहां से उठाया, एक अनोनिमस लाइफ इंडिया में जिए, इंडिया ने उनको वापस लिया, अम्बेडकर के दोस्त हुआ करते थे ये, और उसने फिर एक लिखी है विदिन 2 years एंड ही इज रिटन कि मुझे इस बात का इतना रिग्रेट, इतनी एम्बैरेसमेंट और शर्म है कि मैं बची हुई लाइफ अनोनिमिटी में काट रहा हूं एज रिपेंटेंस एंड रिग्रेट, जो मैंने स्टुपिडिटी दिखाई उस टाइम पे। भाई मरने से तो ही नहीं डर रहे थे ये, पर ये जो पेजर जहां फटता है, ये पेजर निकाल के यहां पर ही रखते हैं कि भाई पेजर यहां ना फट जाए, तो ये पेजर हैज ruined their plans for after life। तो उन्होंने अब जेब, ये वाली जेब बनानी, यहाँ पे पेजर रख रहे हैं, तो दिल फट जाए पर वो ना, वो सब सलामत रहे। आई थिंक इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस टोटली ब्रेजनली प्रो मुस्लिम हुई पड़ी है। प्रो मुस्लिम छोड़ो, मुस्लिम अपीजिंग, और उनके लिए काम भी नहीं करती है। वर्ष ये है तो राम राम भाइयों, आज हमारा करण भाई के साथ सेकंड एपिसोड है, और अभी मतलब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ मतलब अजीब माहौल है। अजीब माहौल इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 दिन से ये आदमी जो है पता नहीं किस किस की ले रहा है। मतलब न्यूज स्टूडियो में बैठ के जो चल रहा है इनका अलग लेवल चल रहा है। भाई साहब रुकोगे 2-4 दिन या नहीं? तो जब किस्मत ही आपकी लेने पे उतारा है तो इंसान क्या है? अरे यार, अब ये मीठी जलेबी से खट्टे अंगूर, ये जो दास्तां हुई है कांग्रेस की, तो उस दिन जब सुबह पहुंचे न्यूज स्टूडियो तो इतने खुश, इतने गदगद, मतलब हाई फाई कर रहे हैं संजय झा के मेरे अभी भी नहीं समझ में आता हाई फाई क्यों कर रहा है भाई, निकाले हुए भी तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, वापसी की कोई जुगाड़ नहीं है। इतना खुश संजय झा, आंसू आ रहे हैं उसकी खुशी से। तो मैंने कहा अरे चलो जीत गए आप? कह रहे हाँ पक्का 60-70, कह रहा कोई भरोसा नहीं 75 ही आ जाए हमारे। इतना खुश वो। इतने में नेचर्स कॉल अटेंड करने चला गया संजय झा, और नाविका जी ना, वो बड़ा एक वो बहुत ही एक रिमार्केबल मोमेंट है, वो जुड़ी पवन खेरा से। बेसिकली हम बात करें हरियाणा रिजल्ट डे की। पवन खेरा से वो बात कर रही है। पवन खेरा मुस्कुराए पड़ा है, 440 वॉट, बिल्कुल यूं मुस्कुरा रहा है। पता नहीं नाविका जी पे क्या बैठा हुआ था उस समय, इन्होंने कह दिया और ये बीजेपी के मीडिया के हेड, बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन पवन खेरा बिल्कुल मुंह उतर गया। फिर नाविका कहती सॉरी कांग्रेस के। वो मोमेंट, मतलब पता नहीं क्या है वो डिवाइन मोमेंट। वो बातचीत के दौरान वो कहते हैं अरे मैं आपको भी जलेबी भेजूंगा, मैं नरेंद्र मोदी को भी जलेबी भेजूंगा, और वो देखते देखते उनकी जो हंसी उड़ी, तब बीजेपी की थी 18 सीट, 18 से सीधा जंप हुआ 24, से सीधा जंप हुआ 29। ये मैं बात कर रहा हूँ 2-3 मिनट के अंदर। हाँ, और एकदम से जो उनके बगल में रिपोर्टर खड़ी है पवन खेरा, वो कहती सर अब आपकी इतनी सीट हो गई है। कह रहे वो सब कुछ नहीं होता मेजोरिटी के, कह रहे नहीं सर अब आप मेजोरिटी से नीचे हो गए हैं। हाँ, 3 मिनट के भीतर ये सब हो रहा है। उसने जल्दी से वो इंटरव्यू बंद कराया, और उसके बाद से वो दैट वाज द लास्ट टाइम पवन खेरा एवर स्माइल्ड। ठीक है ना? उस दिन के बाद से नाविका जी ने ऐसी नजर लगाई है उस व्यक्ति को, हंसा नहीं उसके बाद। मेरे को ये जो सीन अभी आपने बताया ना, राजदीप के साथ भी हुआ था। राजदीप वाज लाइक स्टूडियो में बैठा हुआ है एंड वो कह रहा 60 और 14 और इस टाइप के पूरे एग्जांपल दे रहा है, एंड विद इन 1 मिनट वो सैंपल चेंज हो गया। वो 28-30 बीजेपी पहुंच जाती है, फिर वो 44, 44, 43 ऐसे हो जाता है। राइट। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था ना इसमें, मैं मतलब इंडिया टुडे देख रहा था उस वक्त, और आप आई थिंक इंडिया टुडे पे भी आए थे। हाँ, तो हमारा जो था वहां पे चल रहा 60, कांग्रेस आ गई है वो,
पापा कह रहे गए तो मैं जा रहा हूँ भाई, पापा कह रहे थे कि हो गया काम, यही रिजल्ट रहेगा, अब मैं अपने काम करता हूँ, कि यही क्या बैठना है इस पे। फिर ये भाई लेके आया मोबाइल और उसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली और कहा कि एक एक है यहाँ पे, तो कुछ है ही नहीं, ये जो बोल रहे हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अभी लीडिंग भी एक एक है। 9 बजे की बात कर रहा हूँ मैं ये। फिर थोड़ी देर के बाद, मेरे ख्याल 10 या 15 मिनट के बाद, इलेक्शन कमीशन पे ऐसा आया कि 8-8 सीट दिखा रहा था, दोनों की 8-8 सीट थी, लीडिंग 8-8 सीट, और वहां पे चल रहा है कांग्रेस 70। ये हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि बीजेपी इज लीडिंग ऑन 35 सीट्स एंड कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 24-25 सीट्स, ऐसा कुछ आ रहा था। वो भी मतलब अब बीजेपी लीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन पे, और मैंने ट्वीट्स डालने तभी शुरू किए कि ये टीवी देखना बंद कर दो, टीवी पे कुछ नहीं आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये चल रहा है, 35-23 चल रहा है, 35-22 चल रहा है, और लगातार मेरे ना ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स थे। वो ट्वीट्स फिर आगे बहुत ज्यादा शेयर हुए, फिर एकदम से टीवी ने पलट दिया सब कुछ कि नहीं 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 इलेक्शन का भी, वो मैं रिपब्लिक देख रहा था इस टाइम पे, तो रिपब्लिक ने क्या किया, अरे नहीं 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 ये तो हमारे तो ये चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये, अब वो हर 5 मिनट के बाद इलेक्शन कमीशन को याद कर रहे थे। ऐश्वर्या बैठा हुआ था वहां पे, उसने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को कोट करना शुरू किया हर 5 मिनट के बाद से। सबसे बढ़िया यूटर्न अगर कोई मार सकता है वो रिपब्लिक, एक्सपर्टीज है उनकी यूटर्न में। मतलब एक होता है ना, एक आदमी थोड़ा सा बैट एंड आईलिड कर जाता है कि अरे हम अभी ये कह रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं। रिपब्लिक इतनी तेजी से यूटर्न मारता है, आप भूल ही चुके होगे उन्होंने ये कहा था 2 मिनट पहले, दे विल कंप्लीटली डिसोन कि हम लोग तो कहीं रहे थे, ये देखिए ये हो रहा था। और बीच में ऐश्वर्या का नाम लिया, ऐश्वर्या ने बीच में कमेंट्री बदली है। एक क्रिकेट मैच हुआ होगा, आप लोग को याद होगा, जिसमें एक आई थिंक कौन कमेंटेटर था, शॉट मारी, हाँ आकाश चोपड़ा थे। आकाश चोपड़ा ने कहा कि क्या शॉट मारी है, ये तो नीचे रह गई। आवाज से ही पता लग रहा था कि शॉट अच्छा नहीं है। सेम चीज ऐश्वर्या ने करी है, तो बिल्कुल उसकी टोन ही बदल गई उठा करके। और सबसे मजेदार कि मैं संजय झा जब वापस आया ना, वॉशरूम वगैरह घूम घाम के, संजय झा की भी कितनी ली जाएगी जीवन में, एक जीवन काल में मुझे नहीं पता। वो जब वापस आया उसने देखा ये हो गया, तब तक जो उसका टाइम था टीवी पहने का, उसको जल्दी से उसने कैमरा पहनाया, वो पहनाया माइक वाइक, उसको सामने बिठा दिया, उसके एक्सप्रेशन जियो बिल्कुल। तो फिर मेरे पास आया, वो कहना आपको क्या कहना है संजय झा से। मैंने कहा संजय झा जो है ना कुश्ती नहीं देखते, हरियाणा कुश्ती वाला है, वहां पे आखिरी दांव तक आपको नजर नहीं हटानी होती, नहीं तो फिर धोबी बछाड़ पड़ता है जनता से। चलो हम इस पे आएंगे कि ये क्या हुआ, इस पूरे इलेक्शन में क्या हुआ। बाय द वे जो लोग नए हैं हमारे इस पॉडकास्ट पर या फिर जो पहले से भी ज्वाइन कर चुके हैं, करण भाई का जो है करण वर्मा नाम से एक अपना चैनल है, और वो पॉडकास्ट उन्होंने अपनी सीरीज शुरू की है। उस पॉडकास्ट सीरीज को आप मैं यहाँ पर लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और उस पे मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, पॉडकास्ट के बारे में क्या करना चाह रहे हैं? मैं बताऊं, मेरा एम है उस पे टू ब्रिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है बट दे आर अनसंग। तो पहला एपिसोड जो हमने किया दैट वाज विद डॉक्टर विक्रम सिंह, राइट, जो कि यूपी पुलिस के डीजीपी थे। तो उनके जो किस्से हैं बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप उनके किस्से सुनो, जिस तरह से देखा था, बहुत आपने देखा। तो गैंगस्टर्स को लिया एंड जो इंट्रिकेट मोमेंट्स होते हैं जो हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन्स। एक्चुअली में ऐसा लग रहा था वो नीरज पांडे की फिल्म चल रही है। हाँ। तो कि गोली लगी, उन्हें पता ही नहीं चला कि गोली लगी हुई है उनको, एड्रेनलिन ऐसा होता है। तो वो एक्चुअल इंसिडेंट्स ना मैं चाहता हूं लोगों तक पहुंचे। द सेकंड वन आई हैव डन इज विद India's leading cancer surgeon, Dr. Harith, who's giving the message and बड़ा positive message है that cancer can be defeated. लोगों को पता नहीं, no longer is cancer undefeatable. पहले होता था ना कैंसर मतलब मौत, अब ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आई वांट और इंटरेस्टिंग लोग, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर सब आए, बट इंटरेस्टिंग पीपल एंड देयर जर्नीज। That is what it is all about. तो जी प्यार दीजिए उस पॉडकास्ट को भी, बहुत शानदार पॉडकास्ट है। और पहला एपिसोड जो है उसका मैंने देखा था, बड़ा जबरदस्त था, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। बाकी आई थिंक हम लोग जो हरियाणा इलेक्शंस पर चलते हैं, तो क्या लगता है ये उस दिन वहां पर स्टूडियो में फाइट हो गई आशुतोष और हमारे शहजाद जी के बीच में, तो ये क्या है? ये पिछली बार भी हमने फाइट की बात की और उस फाइट में भी आशुतोष थे, इस बार भी आशुतोष है। आशुतोष मतलब
क्या हो गया इन भाई साहब के साथ? अच्छा, जब मिलते हैं वैसे तो इतने हिंसक नहीं लगते मुझे, बिल्कुल भी। मुझे बड़े प्यार से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके साथ में भी मेरी एक बातचीत हुई है काफी विस्तार में। तो बट क्या है, उनका ट्रिगर हो जाते हैं। एक बार वो ट्रिगर हो गए तो 5-7 मिनट कंट्रोल में नहीं रहते वो। फिर 5-7 मिनट बाद जब सेटल डाउन करते हैं, ये रिग्रेट्स ऑल्सो कि यार जल्दी गुस्सा हो गए या ये हो गए। और उस वाले में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें तो मैं क्या बोलूं, कईयों के साथ ये चीज हुई। इतना एम्बैरेसिंग हो गया था कि क्या कहें अब। हम अभी हंस रहे थे, अभी मजाक उड़ा रहे थे, अभी कह रहे थे मोदी जी खत्म हो गए, कहानी खत्म हो गई, और अचानक से यूं बदल गई पूरी चीज। अब कहीं तो ब्लेम करोगे, मतलब एम्बैरेसमेंट छुपे तो छुपे कहाँ, वो वाली बात हो गई। कहें तो कहें क्या, वाह मोदी जी वाह वाला तो है ही मीम। अब इनका हो गया छुपे तो छुपे किधर, किधर छुपाएं। तो कुछ ना कुछ बोलना होता है इनको कि भाई इलेक्शन कमीशन ने ये किया, कहीं सूटकेस आ रहे थे, ये कुछ बोला था इसी टाइप का उन्होंने। सूटकेस आ रहे थे, वो चार्जिंग पे चले गए इस बार तो 99% चार्जिंग, 65%। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा किसी चीज को अगर चार्ज होने की जरूरत है तो आप लोग सबके दिमाग घूमने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग के दिमाग डिस्चार्ज हो चुके हैं टोटली। और एक बात बताऊं, मैं हरियाणा पे भी मुझे बड़ा दुख होता अगर बीजेपी हार जाती। आपको बताऊं क्यों? क्योंकि कई काम हुए हैं यहाँ। हाँ, कई काम हुए, बिल्कुल। एंड मैं चाहता हूं जरा मैं थोड़ा सा इस पे जरा रोशनी डालूंगा। मैं आ ही रहा था उस चीज के ऊपर। मैं जब स्टूडियो में था तो लोगों ने कहा कि रिगिंग की बात करी। मैंने कहा बिल्कुल, बीजेपी ने रिग किया है, लोगों के दिल और दिमाग को रिग किया है कुछ चीजों से। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स केवल हरियाणा में बटे हैं। रिमार्केबल है ये चीज, मतलब जरा इसको लेट दैट सिंक इन कि किसी के घर में। मेरी अभी जो पॉडकास्ट भी हुआ था, कैंसर सर्जन है डॉक्टर हरित, उन्होंने कहा आयुष्मान से बड़ा गेम चेंजर मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। गांव में छोटे छोटे लोग जो कैंसर का इलाज की सोच भी नहीं सकते थे, कीमोथेरेपी जैसा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट सपना ही नहीं था उनका, मतलब इट वाज अ डेथ सेंटेंस अगर एक बीमारी हो गई। वो आज जिंदा हो गए हैं, ठीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत। वो व्यक्ति ट्विटर पे जाके पोस्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल। वो व्यक्ति फेसबुक पे नहीं जा रहा है। ये जो यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, उनके जो पेड यूट्यूबर्स है कांग्रेस इकोसिस्टम के, जिन्होंने चला दिया था ये कि भाई ये तो जीत पक्की है, उन्होंने तो 70-72 दिखाए थे। नो अजीत अंजुम इज हार्म्ड हियर। जी। तो आई मीन उसके हिसाब से तुम 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जब बंटते हैं और उसमें से करीब 10-15% का ट्रीटमेंट हुआ, व्हिच मींस 10 लाख के करीब, है ना? बहुत बड़ा फिगर है यार। 10 लाख अगर 10 लाख छोटे से राज्य में 10 लाख लोग अगर ट्रीट हुए, यहाँ पे मतलब हम गणित करते हैं, 10 लाख लोग अगर ट्रीट हुए, उस घर के 5 आदमी होंगे। करेक्ट। 50 लाख लोग, 50 लाख वोट आपने एक स्कीम से कर दिए, बहुत बड़ी बात नहीं। और वो वोकल नहीं है। बट जो आप ये सारी चीजें बोल रहे हो ना, ये किसी भी एनालिस्ट ने इस चीज का मूल्यांकन नहीं किया है। मैं टीवी पर मैंने देखा है, टीवी देखा है, सोशल मीडिया पर मैंने सारी चीजें देखी हैं। इस पर्टिकुलर चीज को किसी ने मेंशन नहीं किया जी है। जी जी। मैंने उस दिन ये मेंशन किया, उसके बाद इस पर काफी देर बात हुई हम लोग की। मैं लगातार ये वाला पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है, और ये मुझे छत्तीसगढ़ में भी लगा था। अच्छा। छत्तीसगढ़ का भी जो चुनाव पलटा था, मुझे जब पता लगा आयुष्मान के बारे में, देखो एक मेडिकल इमरजेंसी जब घर में आती है ना, बिल्कुल, उससे ज्यादा खराब कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन आयुष्मान में समय आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर लैक्स एंड लैक्स का इलाज छत्तीसगढ़ में भी हुआ था और ट्राइबल बेल्ट में हुआ था। हाँ, छत्तीसगढ़ का मतलब अगर आप दोनों चुनावों को देखो, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सेम तरीके से उठे हैं। हाँ, सेम तरीके से उठे हैं। पोस्टल बैलेट्स में पीछे चल रहे थे और अचानक से जब कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, बहुत रीजन है हरियाणा के। ये तो मैंने एक बताया जो लोगों को ज्यादा नहीं पता है, विच इज आयुष्मान कार्ड्स का बहुत बड़ा है। दूसरी बात, जरा सारे पैरामीटर्स देखते हैं हरियाणा के। हरियाणा में जो नेशनल हाईवेज थे टिल 2014 बिफोर बीजेपी केम टू पावर, 1300 किलोमीटर के थे। हाँ, नेशनल हाईवेज इन हरियाणा। टुडे इट इज 3300 किलोमीटर्स। मतलब 10 साल में 60 साल में जितने बने हैं उससे ज्यादा बने। और जो एक्सप्रेस वेज के नंबर हैं वो तो अलग गिनती है बिल्कुल। उसकी। एक्सप्रेस वेज भी कई जुड़े हैं यार, ये रहा पीछे, उससे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है बताओ। हर पैरामीटर 2014 में हरियाणा द स्टेट, अब ये ठीक है एकेडमिक बात है बट फिर भी है एक बहुत बड़ी बात है, 6.9% से ग्रो कर रहा था हरियाणा। टुडे व्हाट इज इट ग्रोइंग बाय 11%। और ये ऑल थ्रू है। आप ऑल थ्रू हुड्डा का जो है, करेक्ट 10 साल का हुड्डा का पीरियड देख लो, आपको
6, 7, 7, 6, 5 ऐसा ही, मतलब 5 से 7 के बीच में ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा जीडीपी ग्रोथ रेट। द मोमेंट खट्टर कम्स इनटू द पिक्चर इट हैज स्टार्ट। और मतलब आप ये हरियाणा की बात कर रहे हो ना, मतलब अगर ये बिहार की बात कर रहे होते कि वो 20% से बढ़ गया, मेरे को अचंभा नहीं होता। हरियाणा इज अ रिच स्टेट, ऑलरेडी रिच, उसको आप 11% से बढ़ा रहे हो, जिसकी मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके 10 नंबर आते हैं 100 में से, आपने 2 नंबर बढ़ा लिए, मतलब अब आपके 12 नंबर आ रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ होगी 20%, है ना? आपके 98 नंबर आ रहे हैं 100 में से, फिर आपने 2% मतलब दो नंबर से अपनी ग्रोथ बढ़ाई और 100 के 100 ले आए, तो आपकी ग्रोथ हुई 2%। करेक्ट। तो ये बेसिकली ये सीन है। इसका मैं और एक एग्जांपल दूं आपके, बिकॉज आप इसको ग्राफिकली समझा रहे हो कि एक छोटी इकोनॉमी जो है ना, छोटी के लिए, छोटी इज अ वेरी लाइट इकोनॉमी दैट कैन रन वेरी फास्ट, बिल्कुल। बट अ हेवी इकोनॉमी, अ लोडेड इकोनॉमी, फॉर दैट टू रन एट सच अ ब्रिस्क पेस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। मुझे रेसलिंग टर्म्स में, आई वॉच अ लॉट ऑफ रेसलिंग, तो मुझे हमेशा इसमें ब्रॉक लेसनर याद आता है। यू रिमेंबर ब्रॉक लेसनर? आप लोग शायद इतना स्टाउट होने के बाद ही कुड रन 100 मीटर डैश एज फास्ट एज एनी लीन एंड मीन गाय। अच्छा, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट कि यार ये इतना बल्कअप होने के बाद इतनी तेज दौड़ सकता है। दैट इज हरियाणा। मुझे तो वो याद आ गया एकदम से, रे मिस्टीरियो और एक्स पैक, वो रे मिस्टीरियो तो छोटे थे, उनसे तेज दौड़ सकता है ब्रॉक लेसनर। ही रन्स लाइक लाइटनिंग। तो इसके ऊपर मतलब एक बात और समझो, एक्सपोर्ट्स आई थिंक 3 गुना हुए हरियाणा में पिछले 10 साल के अंदर। इवन जो जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी कलेक्शन पर पर्सन जो है, प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन, वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। मैं किसानों की भी बात करूंगा यहाँ पर। किसानों में जो स्टेट के द्वारा प्रोक्योरमेंट होता था, ठीक, मैं वैसे तो थोड़ा प्रो हूँ, फार्म बिल्स के प्रो था, मैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कम था, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है जरा ये बताना जरूरी होता है। दे कैन जज देम फॉर व्हाटएवर। 28 लाख मेट्रिक टन जो पर ईयर अक्वायर होता था वीट राइस का, वो अब हो रहा है 60 लाख मेट्रिक टन। मतलब मोर देन डबल द गवर्नमेंट इज अक्वायरिंग। एंड एमएसपी, जो एमएसपी मिल रही है, जो कि 1300 होती थी वीट की उस टाइम पर 2014 में, दैट इज 2200, 2400। डबल द एमएसपी, डबल द प्रोक्योरमेंट। एग्रीकल्चर का बजट कितना होता था? 2014 का एग्रीकल्चर का बजट इज 1100 करोड़। टुडे इट इज 7,700 करोड़। अनबिलीवेबल काम हुआ है ये, मतलब अनबिलीवेबल काम। ठीक है, वो खट्टर जी और जो मार्केटिंग वाला एरिया उनका ठीक, मतलब जो खट्टर जी के बारे में यही बोला जाता है कि उन्होंने काम किया है, बट एक ईमानदार फेस भी थे। बट जिसे कहते हैं ना, एक सत्ता की एक ठसक होती है, एक हनक होती है ठसक की, वो उन्हें शायद दिखानी नहीं आई उस तरीके से। और फिर उनका 10 साल की एक बताई जाती है, फिर एक एंटी इनकम्बेंसी आई उनके बारे में, ऐसा बोला जाता है, फिर उनको चेंज किया। सो डू यू फील के चलो हमने जो विकास के कार्य हैं गिन लिए, बट कहीं ना कहीं खट्टर जी को चेंज करना ये दिखाता है कि बीजेपी को भी पता था कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। करेक्ट। सो अभी मैं इनका सुन रहा था, क्या नाम है इनका, योगेंद्र यादव। ये अब एक नई थ्योरी के साथ आए हैं। वो पहले आंधी तूफान सुनामी तो थी चुनाव से पहले, अब नई थ्योरी आई है कि जो बीजेपी ने पूरा इलेक्शन जाट नॉन जाट बदल दिया और इस कारण से ऐसा हो गया है। जो मैं देख रहा था, बीजेपी के किसी भी नेता ने, एटलीस्ट किसी भी बड़े नेता ने पूरे चुनाव में जाट शब्द ऐसा बोला ही नहीं है। इवन जो नायब सिंह सैनी ने का एक बयान आता है, उसमें ही वो सेइंग कि भाई जाट बहुत देशभक्त कौम है और ये ऐसा कैसे कह सकते हो कि बीजेपी के साथ नहीं है, ये बिल्कुल बीजेपी के साथ है। वो ऐसा तो बोल रहे हैं, बट कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये जाट और नॉन जाट इलेक्शन बनाओ, ऐसा मैंने किसी का बयान नहीं सुना है। तो इसमें मैं एक चीज और एक सेकंड, जो हमारी जाट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं सेंट्रल हरियाणा की, उसमें भी बीजेपी ने बहुत सी सीटें जीती हैं। मालूम है करीब 25 सीटें हैं ना, उसमें 13 सीटें भाजपा की हैं। इसमें दूसरी चीज ये है, एक और डेटा में कहीं पढ़ रहा था, तो दैट डेटा सेज 30%, मोर देन 30% जाट्स गिव वोट टू बीजेपी। तो 30% इज ह्यूज। मैं इस पे जरा डालता हूँ बहुत सारी बातें इसमें। पहले तो योगेंद्र यादव से शुरू करते हैं। उसने कहा ना 3 ही ऑप्शन है कि या तो हवा है, आंधी है या सुनामी है।
तो मैंने एक चैनल से कहा, मैंने कहा इनके पास 3 ही ऑप्शन है, गड्ढे में डूब मरना है, गटर में डूब मरना है, या महासागर में जाकर डूब मरना है। ये हालत कर दी है। पर वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं, दुग्गल साहब है, जो खून पीना है। वो उनका जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन देता है, मेरे दोस्त हैं कांग्रेस के सपोर्टर है दुर्भाग्यवश, तहसीन पुनावाला, वो कहते हैं यार ये दुग्गल साहब है, यही जो थे ना उस पिक्चर में, वो मुझसे शादी करोगे, उसमें दुग्गल साहब। कभी ये सेफोलॉजिस्ट हैं, कभी ये किसान नेता हैं, कभी कहते हैं कांग्रेस को मरना होगा, फिर कांग्रेस के सपोर्टर बन जाएंगे। तो इन जैसे लोगों ने तबाह कर दिया है कांग्रेस को। मैंने अगर मैं एक सटायर किया था एक काफी टाइम पहले, तो मैंने मतलब एक गे आंदोलन चल रहा था और गे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, योगेंद्र यादव चले जाते हैं कि हम तुम्हारे नेता, हम है तुम्हारे नेता, हम है तुम्हारे नेता। ओके, आप गे हो, अरे हम लेस्बियन हैं, हम सब बन जाएंगे, तुम बताओ, प्रोटेस्ट हम आएंगे, और आएंगे में भी गे है तो हम हैं। कहीं पे भी मिल जाता है। मतलब जेएनयू में कुछ हुआ था और पता लगा योगेंद्र यादव वहीं झाड़ियों के बीच जो योगेंद्र यादव पाए गए। ये कहां से प्रकट हो जाता है योगेंद्र, छुतरमुर्ग की तरह निकल आता है कहीं से भी, कहीं पे कुछ हो रहा हो प्रोटेस्ट, पता लगता है योगेंद्र यादव वहीं पाए गए। चींटी का प्रोटेस्ट हो रहा हो तो भी योगेंद्र यादव है वहां पे, मक्खी का हो रहा हो तो भी वो वहां पे। कल इनका वीडियो आया है ना, वो जो अपने ये लेह वाले कौन है, क्या नाम है उनका, वांगचुक, हाँ, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट जो है वो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए लेह में जो हो रहा है उसमें भी वो सम्मिलित है। ये इसको अब मैं जाट और उस पे आता हूँ। मुझे इतनी खुशी है इस रिजल्ट से, बताऊं क्यों। ये जो डिवीजन वाली पॉलिटिक्स चल रही थी ना, जाट वर्सेस नॉन जाट, कभी दलित वर्सेस ब्राह्मण, कभी ये, इसको जो रिजेक्ट किया है हरियाणा की जनता ने, और उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है यार। मतलब बिल्कुल लग नहीं रहा था किसी को भी, सबको लग रहा था आफ्टर लोकसभा ये जो पॉइजन ऑफ डिवीजन है, वेदर इट इज कास्ट सेंसस ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप ये हो, ये पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया। बीजेपी ने बड़ा स्मार्ट खेला इस पूरे में, मुझे जो लगता है। बीजेपी नेवर स्पोक दिस लैंग्वेज कि जाट एंड नॉन जाट, एंड इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंटेलिजेंट किया। हुआ क्या, हुड्डा साहब जो थे ना वो ओवरकिल पे चले गए जाट के। अरे यार, ओवरकिल कितना, मैं पूरा जरा बताता हूँ डेटा के साथ। तो जाट्स आर आई थिंक 20% ऑफ हरियाणा, 27%, 20 to 25%, 22% है। दो डेटा है, 27 कहता है, 22 कहता है। हाँ, ऐसे ही। नाउ ही व्हाइल हिज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने 35% को जाट्स को टिकट दिया है। मतलब आपके 90 सीट में से इन्होंने शायद 33 या कुछ इस टाइप का इन्होंने टिकट जाट्स को दिया है। तो ही वेंट फॉर एन ओवरकिल, ओवर एम्फोसिस ऑन जाट्स। ऑलवेज देयर वाज दिस फियर कि कंसोलिडेशन ऑफ नॉन जाट्स होगा। ये बिल्कुल वही हरकत है जो अखिलेश यादव करते हैं यूपी में। बिल्कुल, ओवर यादव जब कर देते हैं तो नॉन यादव ओबीसी मोबिलाइज हो जाता है। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने जाट की जो रिप्रेजेंटेशन है करीब उतना ही दिया, आई थिंक 17 या 19%, करीब 20% टिकट्स दिया जाट्स को। बाकी बीजेपी वेंट टू अ लॉट ऑफ ब्राह्मण्स, बीजेपी वेंट टू पंजाबीज, बीजेपी वेंट टू ऑल। एक रेनबो कोalition जो होती है ना, वो बीजेपी ने बनाई, इन्होंने नहीं बनाई। ये दे वर ओवरकिल ऑन जाट्स, एंड एज अ रिजल्ट इन्होंने सबको साथ लेने में कामयाब हो गए। प्लस एक ओबीसी फेस को इन्होंने वो बनाया सीएम। दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। उस समय भी इन पे प्रेशर था कि भाई जाट नाराज हो रहे हैं, उनको प्लेकेट करने के लिए क्या जाट को बना दोगे आप सीएम? उन्होंने कहा ना, हमें ओबीसी को बनाना है। वी आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस ट्रैप कि कोई भी कम्युनिटी हमें आर्म ट्विस्ट करे तो हम उनकी बात सुन ले। राइट, एंड ओबीसी इज 40% जो आपका है हरियाणा का, इट्स क्लोज टू 40%। दैट इज वेयर दे गॉट इट राइट। किसी भी कम्युनिटी को इन्होंने बुरा नहीं कहा, अच्छा ही कहा। एंड इवेंचुअली यार जाट्स का जो जनरल कैरेक्टर और नेचर मैं समझता हूं, दैट इज भयंकर देशभक्त यार। भयंकर देशभक्त, मतलब आई डोंट इमेजिन देम गोइंग विद अ कांग्रेस पार्टी until and unless there is something very very wrong. राइट। यहाँ पे भाई आपने ना 2 बातें बोली, उन दोनों बातों पे मैं कुछ चीजें इनपुट्स हैं। एक तो ये कि अभी आपने कहा 40% ओबीसी है, उसमें मतलब अगर हम उसको और ब्रेक डाउन करके देखें 16% यादव आ जाते हैं, 16% यादव आ जाते हैं, और अहीरवाल गुज्जर भी 16% यादव का पूरी ये जो बेल्ट जहाँ पे हम बैठे
यहाँ से शुरू होता है यादव और अहीरवाल पूरा नारनौल तक जाता है। ये पूरी बेल्ट भाजपा स्वीप कर गई, स्वीप कर जैसे कि जहां जहां यादव है पूरा स्वीप है। गुड़गांव आई थिंक हो गया। 28 में से 21 सीटें आई हैं इस बेल्ट में इनकी। हाँ ठीक है, ये आपका गुड़गांव से शुरू होता है, साउथ गुड़गांव पूरा स्वीप और नारनौल तक जाता है। पूरा का पूरा बेल्ट जो है वहां पे यादव बेल्ट है, अहीरवाल बोलते हैं इसे। वो अहीरवाल में 28 में से 21 मिली है भाजपा राइट। को। देन कम्स जाट सीट्स जो हैं 25 में से 13 आई हैं, उसमें भी 30% जाट वोट भाजपा को अभी मिला। देखिए, देश में ना Then दो comes चीजें हैं। SC सीट्स है 17 रिजर्व्ड हैं, हाँ। जिसमें कि 9 और 8 हैं। 8 भाजपा की, हाँ, 9 कांग्रेस की। हाँ। सो मच फॉर दिस पॉलिटिक्स कि हम दलितों के पीछे जा रहे हैं, उसके बाद भी दलित डिड गिव वोट टू बीजेपी। देन देयर इज वन मोर आंकड़ा, वो है कि 63 सीट जो है हरियाणा के अंदर वो ग्रामीण सीट है। करेक्ट। ग्रामीण सीट में 33 सीट है भाजपा लेगी और कांग्रेस को कितनी मिल रही है? और हाँ, कांग्रेस को जाट बेल्ट में 7 सीट मिली है आउट ऑफ 25। मतलब ऐसा नहीं कि 13-12 का है, वो 7 सीट मिली है केवल। 7 नहीं मिली, शायद 13-12 ही है, 15-13 है। नहीं 13 और 15-13 नहीं है। मैंने टोटली श्योर, अच्छा, मैंने देखा ये पूरा, मैंने अभी उसके ऊपर वीडियो भी किया। तो 13 सीट भाजपा को मिली है, कांग्रेस को 7 मिली है। तो वहां पे गेम देखो ना, जाट सीट कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे आप, नहीं कर पा रहे, बिकॉज एक बात समझनी होगी यार, ये जो डिवीजन वाली चीज है ना, ये एक लिमिट तक चलती है ना। राइट। और कांग्रेस के साथ एक और बड़ी विचित्र चीज हुई है, मतलब पावर में नहीं थे और एंटी इनकम्बेंसी भी झेल ली। नहीं बट पता है खाया पिया कुछ नहीं, बोतल तोड़ी 12 आने, ये चीज हुआ है। इनकम्बेंसी आज तक चल रही है। मतलब कमाल की बात है, पावर में नहीं आए। एक्चुअली में पता है क्या है करण भाई, उसमें पॉइंट ये था कि जिस प्रकार का शासन इन्होंने किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसमें क्या था कि 3 पर्टिकुलर जिले थे जिनमें उनका सारा शासन चलता था, जिसमें उनको सारी फैसिलिटीज दी जाती थी लोगों को, और वो भी कम्युनिटी वाइज उनको नौकरियां और ये सारी जो चीजें ना, इवन मैं आपको बताता हूँ ऐसे ऐसे एग्जांपल है हरियाणा के अंदर। हाँ, जो राजस्थान बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर पर हरियाणा का जो गांव है ना, उसमें कोई एक नौकरी निकली हुई है किसी पानी की टंकी पर, उस पानी की टंकी पर नौकरी करने रोहतक से बंदा जा रहा है। वो भी ये एक हालात पर्टिकुलर कम्युनिटी का, हुड्डा जी की कम्युनिटी का ये हालात बना दिए थे। अब क्या है ना कि बोला तो जाता है, देखो मैं इस चीज को मानता हूं कि बीजेपी ने इसको कैपिटलाइज किया है, जो जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स है, इन्होंने किया है उसे कुछ समय तक। इस बार मुझे नहीं दिखा, पर पहले उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरी राजनीति है, इसकी शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। अरे भैया, इवन आप देखिए 10 साल शासन किया उन्होंने। हाँ। जैसे ही 2014 में बीजेपी आती है, 2 महीने के अंदर जाट आंदोलन चालू हो जाता है, रिजर्वेशन वाला। पहले 10 साल कहाँ थे भाई? तो ये पूरा पॉलिटिकल आंदोलन उन्होंने चालू किया। उसके बाद पॉलिटिकल लोगों ने, ठीक है, मैं कम्युनिटी पे बिल्कुल, बिकॉज आई नो जाट्स वेरी वेल, मेरे अच्छे दोस्त हैं। सो जो पॉलिटिकल आंदोलन था, उसमें क्या किया गया कि कुछ चिन्हित लोगों ने, कुछ उपद्रवी लोगों ने चिन्हित लोगों की दुकानें जला दी, वो भी कम्युनिटी विशेष की, कि ये नॉन जाट कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी दुकानें जला दी गई। इस टाइप से चीजें की गई हैं उसमें भी क्या है ना, जो आज सीएम है उनकी जो कम्युनिटी आती है, उनकी दुकानें जलाई। अब क्या होता है ना, इस चीज से क्या हुआ, एक जाट नॉन जाट वाला वो पैदा हुआ, और उसको फिर बीजेपी ने कुछ समय तक कैपिटलाइज किया है। बट आज वो चीज मर रही है, जो मैंने इस इलेक्शन में देखा है। ये सबसे बढ़िया बात हुई है, ये जो रिजल्ट आया है ना, इससे फाइनली मर जाएगी अब ये जो जाट नॉन जाट और ये इन लोगों ने जो मचा रखा था गंद, ये दिस विल गो टू द डस्टबिन। बिल्कुल। करण भाई, इसमें ना एक पॉइंट मेरे को जो आपसे और पूछना है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और कोई उसके बारे में मेरे को बात करता हुआ दिखा नहीं। अभी आपने एक चीज बोली कि जाट जो है वो बहुत भयंकर देशभक्त कम्युनिटी है, और किसी को, मतलब जो हमारे दर्शक होंगे, जो भी देख रहा होगा, किसी को डाउट नहीं होगा इस चीज के ऊपर, ठीक है। और इसका प्रूफ ये भी है कि भाई 10% जो आर्मी है उसका 10% हरियाणा से जा रहा है, हरियाणा से जा रहा है, बिल्कुल, है ना, और उसमें काफी हद तक जाट भी है। अब ये बताओ भाई, ये कौन है, राहुल गांधी यूएसए जाता है, तो वहां पे जाके उसने सिखों के ऊपर एक बयान दिया कि हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। फिर उसको कैपिटलाइज किया किसने? पन्नू ने कहा कि ये तो हम भी तो यही कह रहे हैं, इसीलिए तो हमें खालिस्तान चाहिए, ये पन्नू ने कहा। अब जो
आप इसको इस तरीके से देखना कि भाई जो आपका कनाडा में हरियाणा से बंदा गया हुआ है, या सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा से बंदा गया हुआ है, और यूएसए में हरियाणा से है, या फिर यूके में हरियाणा से बंदा है, जो हरियाणा का बंदा है वो वहां पे खालिस्तानियों के साथ लड़ रहा है। और ये चीज हमने भी कवर की है, आपने भी देखा ही होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे जो क्लैश हो रहा है वो गुजराती और खालिस्तानी नहीं कर रहे हैं, वो केवल हरियाणवी और खालिस्तानी कर रहे हैं। वहां पे केवल जो हरियाणियों ये कौन है खालिस्तानियों को पीट रहा है, वो हरियाणवी पीट रहा है, बिल्कुल पीट रहा है। अब आपने खालिस्तान की स्टेटमेंट को प्रश्रय दे दिया। आप चुनाव लड़ रहे हो हरियाणा में, हरियाणा का जाट वहां पे साला हरियाणा का जाट वहां पे लड़ रहा है खालिस्तानियों के साथ, और यहाँ पे कह रहा है यार राहुल गांधी तो इसको खालिस्तान को प्रश्रय दे रहा है, हम नहीं दे रहे वोट, 30% वोट चले गए। मेरे को एक ये एंगल भी लगता कहीं ना कहीं। नहीं, ये भी है, काफी डीप पकड़ा है इसको। सबसे पहली बात तो मैं जितने सिखों को जानता हूं, मैं पंजाब से आता हूं वैसे, मतलब आई एम अ पंजाबी बट आई कम फ्रॉम लखनऊ बट आई एम अ पंजाबी। दे वर वेरी ऑफेंडेड बाय दिस स्टेटमेंट। मतलब ये इतना, इसमें आप उनके कोई हितैषी नहीं बन रहे हो कि अरे क्या ये कड़ा पहन, अरे किसी की मजाल है, हमारे किसी सरदार भाई को किसी की मजाल है, उसको छोड़ोगे तुम, पगड़ी पहनने से रोकोगे, ठोक देगा वो, तुम्हारे को समझा देगा 5 मिनट में यार। हाँ, वो तो इस पे एक तो पहली बात, इस कंट्री ने सिखों को इतना ज्यादा इज्जत दी है जिसके वो हकदार है, ठीक है, चाहे वो आर्मी के तौर पे हो। मतलब तुम ये सोचो भाई कि एंटी ब्लेस्फेमी लॉ जो है प्रॉपर अगर ऑर्गेनाइज्ड एक स्टेट में है, दैट इज पंजाब। गुरु ग्रंथ साहिब जी को जिस तरह से लाया गया था जब तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, मिनिस्टर्स भी लेके आए थे अपने सर के ऊपर, वो मतलब एक अल्टीमेट एक्ट ऑफ रिस्पेक्ट है। जलियांवाला बाग मेमोरियल अभी बनाया गया, 84 राइट्स के पहली बार जो कुछ लोगों का कन्विक्शन हुआ है वो इस गवर्नमेंट के अंडर। वीर बाल दिवस, वीर साहबजादों के ऑनर में जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वो यहां मनाया गया। जीएसटी हटाया गया लंगर से, मतलब एक्चुअली ऐतिहासिक काम हुआ। भले ही बीजेपी को मिले सपोर्ट ना मिले पंजाब में, एक बात बता रहा हूं। उसके बाद जो अपने हरियाणा में है जो जाट है, वो इस बात से तो गलत उनको लगा ही लगा, उन्हें 2-3 और बातें गलत लगी। एक और जो झूठ फैलाया गया, दैट वाज अबाउट अग्निवीर। अग्निवीर को लेके और एक जो माहौल बनाया गया कि भाई इसके बाद तो युवा आर्मी में जाने से पहले सोचेगा अगर हम ऐसे करेंगे, ये चीज अच्छी नहीं लगी किसी को। बिकॉज इनके लिए ना इट इज अ मैटर ऑफ ऑनर कि हम जा रहे हैं भाई देश के लिए लड़ने। उसको ये लिंक, वो बात ठीक है कि कॉम्पनसेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो एक अलग बात हो सकती है, बट ट्राइंग टू लिंक कॉम्पनसेशन विद देयर स्पिरिट टू सर्व, with their pride, that did not go well. They are beyond compensation. वो ठीक है, सुविधाएं बहुत बढ़िया मिलनी चाहिए, और उस पर गवर्नमेंट ने भी बहुत बातें बताई। राहुल गांधी पकड़ा गया झूठ बोलते हुए उसके ऊपर, जो उसने 2 सैनिकों के बारे में बोला था, बिल्कुल झूठ बोला था इसने। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी बहुत इधर चीजें ऐड करी कि 10% को सीएपीएफ लेगा, और भी जगहों पे जाएंगे, पुलिस फोर्सेस में भी जाएंगे। उसका भी एक जो स्पष्टीकरण आया ना इस चुनाव में से जस्ट पहले, I think that also assuaged their doubts, and they did not like this. जो राहुल गांधी का कांस्टेंट नैरेटिव चल रहा था कि अरे कारगिल दिवस के दिन उसने गलत स्टेटमेंट बोली थी कि अरे प्रधानमंत्री को क्या रह गया लगाव, इस तरह से सैनिक कैसे जाएं, ये अच्छी नहीं लग रही थी बात इन लोगों को, whether it is खालिस्तान, whether it is this. आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज 2-3 जगह ऐसी हैं, जैसे कि एक जींद हो गई, जींद में काफी जाट रहते हैं। इवन जो ये बहादुरगढ़ साइड हो गई या फिर जो अपनी सोनीपत साइड होगी, यहाँ पर काफी जाट रहते हैं, और यहाँ पर बीजेपी ने स्वीप किया है एक तरीके से। जींद में 4 सीटें 3 भाजपा लेगी। हाँ, और आई थिंक सेम इधर है, 5 सीटें हैं सोनीपत में, वो 4 बीजेपी जीती है। चलिए आई थिंक इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं। इसका इसमें एक पॉइंट और मेरे को डिस्कस करना है। बताइए। कोई बात नहीं, अच्छा डिस्कशन है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। ये देखो, ये कश्मीर का इलेक्शन पैरेलल ही चल रहा है, बिल्कुल, और हरियाणा का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। कश्मीर के इलेक्शन में राहुल गांधी कह रहा है, मतलब एनसी के साथ है ये गठबंधन में, और राहुल गांधी ने वहां पे कहा कि आपके साथ 370 में बड़ा गलत हुआ, हम उसको रिवोक करेंगे, ठीक है। 10% हरियाणा जो है, हरियाणा की माएं अपने मतलब इंडियन आर्मी के बच्चे दे रही हैं। 370 पे आप कह रहे हो कि रिवोक करेंगे, 370 के बाद वहां पे जो शांति आई है वो हम सबको पता है, ठीक है। जब तक वो शांति नहीं थी तो किसके बच्चे मर रहे थे? हरियाणा के बच्चे मर रहे थे ना, बिल्कुल। अब हरियाणा के बच्चे आप कह रहे हो कि हम रिवोक करेंगे और हरियाणा के बच्चे को फिर से मारेंगे। हरियाणा के साथ ये कैसे इनकॉन्ग्रुएंट चली जाएगी, मेरे को ये आज तक समझ में आई नहीं बात। मतलब या तो इतना पॉलिटिकल ब्रेन है नहीं जो इन चीजों को कोरिलेट कर पाए,
पर इन्होंने जनता को मूर्ख समझा और इनका जो हौसला बढ़ा ना कांग्रेस का, वो लोकसभा के बाद बढ़ा कि जनता को हम झूठ परोस सकते हैं कि अरे ये आरक्षण खत्म कर रहे, जनता रिसर्च करती नहीं है, जनता जड़ तक जाती नहीं है और जनता मान जाएगी, बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए यहां कुछ बोल दो, कश्मीर में कुछ बोल दो। कश्मीर में तुम जिस पार्टी के साथ खड़े हो, ओपन सेपरेटिज्म की बात करना, ओपन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाना, ऑलमोस्ट कश्मीर को खुला छोड़ देना, जिस व्यक्ति ने वो किया तुम उसके साथ खड़े हो वहां पर। और वो भी क्या कोलिशन है, मैं अगर बताऊं एनसी वाली, मेरा ख्याल है 45 सीट तो एनसी की है, 5 है कितनी है कांग्रेस की, 5 या 6 सीटें हैं, 6 या 7 हार्डली ये कोलिशन है यार। तुम मतलब वही उन्हीं को तुमने अपनी पूरी लोकल लीडरशिप खत्म कर दी उनके लिए। तो उसने बोला तो सही उमर अब्दुल्ला ने कि ये साला अपनी सीटें जीत नहीं पाते हैं, ये सोचो। सबसे मजेदार ये था, खत्म हुआ नहीं था चुनाव, प्रियंका चतुर्वेदी की पहली स्टेटमेंट आई, कांग्रेस की औकात नहीं है अकेले लड़ने की। संजय सिंह आ गया, फिर इतने मेरे बगल में, वो तो बहुत मजेदार है, एक सपा के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कह दिया ओवर कॉन्फिडेंस है इनको, ये है वो है। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे पूछ दिया, मैंने कहा कायदे से तो आप लोग को नो कॉन्फिडेंस कर देना चाहिए अगेंस्ट द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो कहते क्यों? मैंने कहा क्यों भाई, अखिलेश क्यों नहीं हो सकते लीडर ऑफ अपोजिशन? अखिलेश ने तो यूपी में कमाल का प्रदर्शन किया। तो वो थोड़ी देर सोचने लग गया कि बात तो सही है यार, अखिलेश ने बहुत बढ़िया किया। कहते मैं बहुत छोटा आदमी हूं ये कहने के लिए। मैंने कहा पर आपको लग तो रहा है, झूठ मत बोलिए, आपको लग तो रहा है। कहता हाँ थोड़ा बहुत तो बात तो सही कह रहे हैं आप, असल में तो अखिलेश ने किया, बीजेपी को रोका है। तो उनके आपस में जब लड़ाई होने लग गई ना, तो बड़ा मजा आ रहा था कि ये सोच रहे हैं अब इस बारे में। अखिलेश ने ये भी तो कर दिया ना कि जो बाईपोल्स होने वाले हैं यूपी के, मेरे ख्याल 10 सीटों पे बाईपोल्स हैं, 10 के 10 बिना कांग्रेस से कंसल्ट किए हुए अनाउंस कर दिए। नहीं 6 किए शायद, अच्छा। 6 करने जा रहा है अखिलेश, 6 या 7 है, एक है 6 ही इज गिविंग। अब इज नॉट कंसल्टिंग, पहले था कि कितने करेंगे, मेरा ख्याल है 7 करेंगे अब, 7 सपा। उसने कंसल्ट नहीं किया ना, मुद्दे की बात ये है कि उसने कंसल्ट नहीं किया। तो वैसे भी नहीं करना उसका बनता, जो ये कांग्रेस है, ये अब बीजेपी ने इनका बड़ा अच्छा वो बनाया कि पैरासिटिक नेचर है, परजीवी। हाँ ये है पैरासिटिक नेचर। अगर पैरासाइट की डेफिनेशन में हम जाएं तो वो यही है कि भाई चुप्पे से पीछे लगना और फिर धीरे 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 खोखला करके आगे बढ़ जाना। तो इसने कांग्रेस का वही रहा है हमेशा से। अच्छा, अब जो ये हरियाणा में जो भी रिजल्ट आए हैं, इनका आपको क्या प्रभाव दिख रहा है महाराष्ट्र पे, झारखंड पे और सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली पे? क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? महाराष्ट्र और झारखंड पे तो पड़ेगा, तुरंत पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन द मिडिल ऑफ इलेक्शन एक तरह से अगर बात करी जाए। बिल्कुल, मतलब ये 4 इलेक्शन ऑलमोस्ट साथ ही साथ हैं, बीच में बस गैप है कुछ हफ्तों का, तो उस पे तो पक्का पड़ेगा। इनका जो कार्डर है वो एनर्जाइज हो गया है, मोमेंटम इनको आ गया है। बट मैं फिर ये बात कहूंगा, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड पॉलिटिक्स में। लोगों को लग रहा था लोकसभा के बाद थोड़ा मोमेंटम है कांग्रेस का हरियाणा में, इनको टोपी हो गई। 5 सीटें आई थी लोकसभा में, इनकी टोपी हो गई। अब बीजेपी को अगर लग रहा है भाई मोमेंटम हमारे पास है हरियाणा में, तो टोपी हो सकती है महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र इज डिफरेंट। भाई मैं आपसे, मतलब आपने अभी लोकसभा की बात की, तो ये मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोकसभा में क्या था ना, 400 पार चल रहा था, ठीक है। और 400 पार में क्या होता कि मैं ही अपने ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो भाजपा को वोट देते हैं, बट दे डिडंट वोट के यार ठीक है जीत तो रही है, कोई बात नहीं, हमें इधर जाना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा, हम नहीं जाते हैं। तो वो वहां ना जाके उन्होंने वोट ही नहीं दिया। फिर ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ये कह रहे थे कि भाई देखो 400 सीट आ रही है, हमारा वाला जो एमपी है ना भाजपा का, वो सही नहीं है, इसको हरा देते। एक एमपी हार भी जाएगा, जीती जाएंगे। एक एमपी हार भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो उसका इफेक्ट ये हुआ, रिपल इफेक्ट जो हुआ वो ये हुआ कि वो 240 पे अटक गए, ठीक है। अब लोग एकदम से ऐसे हो गए, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं सोचा था, जिताना तो था। अब मैंने देखा मतलब इन चुनावों में गुड़गांव में 16%, मतलब लोकसभा के मुकाबले 16% लोग जो हैं वो ज्यादा वोट करने गए। फरीदाबाद में 14% लोग ज्यादा वोट करने गए इफ यू कंपेयर इट विद लोकसभा। तो लोगों को ये तो नहीं होगा कि भाई ये राहुल गांधी को इतना स्ट्रांग जो कर रहे हैं, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा भाई अगर हरियाणा में भी कुछ हो गया, वोट दो। एक चीज है, एक लार्जर पॉइंट इस पे मैं बनाना चाहता हूँ, बिकॉज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाइज पहले स्ट्रेटजी ये होती थी जो हम लोगों ने हमेशा बचपन में भी देखी, हर आदमी कहता था हम जीतने जा रहे हैं, ठीक, चाहे उसकी कोई चांस ना हो, ऐसी लंबी फेंकता था आके जी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एंड इट यूज्ड टू वर्क, क्योंकि उसको लगता था भाई लोगों को लगे ये जीत सकता है तभी आके हमें वोट दे। अब उसका उल्टे का ट्रेंड आ रहा है।
उल्टे का ट्रेंड ये आ रहा है, अब ये मत कहो हम पक्का जीतने जा रहे हैं, हमारा वोटर घर बैठ जाएगा। और ये ट्रेंड्स मैं पता है यूएस इलेक्शंस में बहुत पहले देखता हूं हमेशा। यूएस इलेक्शंस में थ्रू आउट 2000s जो व्यक्ति ये कहता था हम जीतने जा रहे हैं पक्का, वो व्यक्ति एंड में हार जाता था। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था मिट रोमनी। 2012 में बराक ओबामा वर्सेस मिट रोमनी में मिट रोमनी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जीतने जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट उसके लोग थोड़ा सा घर बैठ गए और ओबामा वन द इलेक्शन। हिलरी क्लिंटन, एवरीबॉडी वाज श्योर, मैडम प्रेसिडेंट छप गया था, मैगजीन छप गई थी मैडम प्रेसिडेंट, बड़ा सा उसने ग्लास सीलिंग तोड़ कर जाना था इसलिए बड़ा सा स्टेडियम बुक कर रखा था। और सबसे जो बड़ी जिसे कहते हैं ना झंड हुई थी वो हुई थी कि न्यूयॉर्क स्टेट एम्पायर के पास जो बिल्डिंग है ना, उस पे हिलरी ने पूरा बुक कर रखा था कि जब जीतेगी तो उस पे प्रोजेक्ट होगी फोटो। और रात को 12-1 बजे उस पर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो प्रोजेक्ट हुई थी, बिकॉज भाई वो तो प्रोजेक्टेड था सीएनएन के साथ कोलैबोरेशन में कि किसकी होनी चाहिए। तो ये जो एक चीज है, अब ये कोई गलती नहीं कर रहा। कल मैं सुन रहा था कमला हैरिस को, उसने क्या कहा, दिस इज अ वेरी क्लोज इलेक्शन, वी कैन लूज दिस इलेक्शन, वी कैन विन दिस इलेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी। Even someone like Donald Trump this time is not saying ki, oh, I am going to be your next president. He's saying I can only be your president if you turn up and vote. So I see that change now happening in India. कि बॉस 400 पार तो एक डिजास्टर्स नारा था, वो तो पहले मिनट से ही डिजास्टर था। अब ये होगा कि भाई वी आर स्ट्रगलिंग, वी नीड योर हेल्प। Now that is a humble appeal if you are struggling. Right. मुझे लगता है हरियाणा में ये चीज लगी लोगों को। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपने कहा ना, बिल्कुल सेम चीज कांग्रेस ने इस बार की है। कांग्रेस वाज वेरी अग्रेसिव हरियाणा में, मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी अग्रेसिव। और अभी कल ही कांग्रेस की स्टेटमेंट आई है कि जितनी वोटिंग होनी चाहिए थी ना, उससे 4-5% कम रह गई है। और वो आप सही कह रहे हो, जो लोग हैं वो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। राइट। एक पॉइंट और मैं बताऊंगा जरा इसमें, बिकॉज ये बात जाना जरूरी है, बहुत आ रही है इधर, कि अरे दोनों का वोट शेयर तो बराबर है लगभग 38, 39 पॉइंट समथिंग है दोनों का। 39.7 इज बीजेपी एंड 39.3 इज कांग्रेस। दिस इज वेरी मिसलीडिंग अगेन, बिकॉज कांग्रेस के जो लोग हैं वो पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं है, ये बड़ी एक दिक्कत है। बिकॉज वोट शेयर में क्या है, इनकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, नू एंड 2 और कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, आप लोग नाम बता पाओगे, मुझे इस समय नाम नहीं स्ट्राइक कर रहा है। पुनाना, हथीन, करेक्ट। ये जो 3 है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें 2.5 लाख वोट हैं लोग के। अगर इन 3 को हटा दें हम एक सेकंड के लिए, तो बीजेपी और कांग्रेस में 3.5% का वोट डिफरेंस है, बीजेपी इज अहेड। तो जस्ट बिकॉज यू विन वेरी बिग इन दोस 3 बिकॉज ऑफ अ सर्टेन वोट बैंक डजंट मीन कि आपका ओवरऑल यू आर एक्सेप्टेड यूनानिमसली अक्रॉस हरियाणा, यू आर नॉट। आपका वोट बैंक कुछ आपका बढ़ गया क्योंकि जेजेपी ने सुसाइड कर लिया, जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो गया, 15% से 1% है वोट यार। वो बंदा क्या नाम है, दुष्यंत चौटाला, जो खत्म हो गया, पिछली बार का उप मुख्यमंत्री है, वो इस बार हजम नहीं हुआ ना उससे, 5th नंबर पे है इस बार। भैया हजम ही नहीं होता ना, कुछ लोगों का हाजमा बिगड़ चुका है इसमें। 2 चीजें भाई, एक तो हथीन वाली आपने बात करी, हथीन, पुनाना और नू की। करेक्ट। हथीन में बीजेपी वाज लीडिंग टिल 7th राउंड, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बट हथीन हम बात कर रहे थे ना, बट हथीन इज हिंदू मेजोरिटी। हथीन में ऐसा नहीं है कि वहां पर, बट क्या है कि जो आपकी 3 सीट आ जाती हैं, मेवात की एक नूह आ जाती है, एक पुनाना आ जाती है, और एक और है, कौन सी है, नाम अजीब सा है उसका, मेरे को नाम नहीं आ रहा। हथीन ही तो है। नहीं, एक और है हथीन में उसी एरिया में समथिंग रिलेटेड टू शिर करके कुछ स्टार्टिंग है उसकी, याद नहीं आ रहा, खैर याद नहीं आना। बट उन 3 को अगर आप हटा दो तो 3-4% बीजेपी आगे है। तो 3-4% इज अ साइजेबल वोट डिफरेंस आफ्टर 10 इयर्स, राइट, है ना। यार आपने अगर हम वोट परसेंटेज की है अगर हम बात करें, तो इन 2009 बीजेपी हैड 6% ऑफ वोट्स। अरे कुछ था ही नहीं बीजेपी। बट ये जो आपने एरिया बताया है ना, इसमें से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70% वोट सीधा कांग्रेस को गया है। मैं वही कह रहा हूँ, है ना, तभी तो 2.5 लाख वोट्स आ गए था। दिस इज, अगर जो लोग नहीं जानते, दिस इज द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ हरियाणा, एक पर्टिकुलर एरिया है मेवात। दिस इज आल्सो द प्लेस वेयर दैट पर्सन, क्या नाम है उसका, ममन खान, who won by 1 लाख वोटों से जीता। या 98,000 वोट्स। कितनी थ्रेट्स आई हैं, क्या हालत है वहां। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर निकल गया होता बीजेपी के हाथ से, गॉड अलोन नोज वहां क्या होता ना होता।
इसमें भाई जो नूह में दंगे हुए थे, ये करेक्ट नूह में जो दंगे हुए, नूह में दंगे के बाद ना दुष्यंत चौटाला का एक स्टेटमेंट आया था। दुष्यंत वाज विद बीजेपी, अलायंस विद बीजेपी, एंड दुष्यंत गेव अ स्टेटमेंट के यहाँ पे हिंदुओं की गलती है, वहां पे यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, दैट वाज द स्टेटमेंट दैट ही गेव। ठीक है, अब यार ये स्टेटमेंट दे के आप सोच रहे हो कि जाट आपको वोट करेगा। ये स्टेटमेंट लोकसभा से पहले दी थी ना, बट लोकसभा से हौसले बढ़ गए इनके कि स्टेटमेंट का कुछ नहीं हुआ, 5-5 आ गए। और लोकसभा के रिजल्ट से जस्ट पहले ही तो इसने सपोर्ट खींचा था, हरियाणा में वोट पड़ने से पहले ही खींच लिया था दुष्यंत ने ना। तो इससे इनका हौसला बढ़ गया कि यार कुछ नहीं हो रहा, हिंदू चुप बैठे हुए हैं इस समय। एक और चीज यार, बड़ा लंबा टॉपिक है हरियाणा का। एक हम लोग क्रेडिट नहीं दे रहे हैं एक स्टेटमेंट को विच ऑल्सो टर्न्ड इट अराउंड। बटेंगे तो कटेंगे। मैं बात करना चाहता था योगी जी के बारे में। योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। योगी जी एक तो ही इज अ वेरी पॉपुलर फिगर इन हरियाणा बॉस, ये समझ लो। बहुत इनका जो संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय जो वहां, उसके बहुत पॉपुलैरिटी है यहाँ। एंड उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद मोहन भागवत जी की भी यही स्टेटमेंट आई समवेयर अलोंग दिस लाइंस, मोदी जी की भी आ गई। आई थिंक दैट वाज अ रैलिंग पॉइंट आल्सो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, आप लोग ज्यादा बता पाओगे, बट मेरी रतन शारदा जी से बात हुई थी जो आरएसएस के हैं, उन्होंने बड़े शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े लो प्रोफाइल रखते हैं वो, कि इस बार हम लोगों ने किया है काम हरियाणा में। अब कितना काम हुआ ये आप लोग बताओ। इसमें योगी जी ने ना 14 रैली की थी हरियाणा के अंदर, 14 रैली, और उन 14 जो रैलीज का इफेक्ट था वो 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जाता है। उन 21 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने जीत दर्ज की है, 5 आप हारे हो। ठीक है, और वो जो 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी 80% स्ट्राइक रेट। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी ना, यहाँ पे आप ये बिल्कुल मत सोचो कि भाजपा का अपर हैंड था, कभी भी नहीं था। ये कभी भी नहीं था, ये टर्न अराउंड हुआ है। और दूसरा भाई वो 16,000 जो मैं ये बता रहा था कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये हमारा दूसरा टॉपिक भी है, जो कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी चेंज के बारे में हम बात कर सकते हैं कि क्या हिंदुत्व की तरफ मूव कर। बट जो हम बात कर रहे हैं कि आरएसएस ने इस पर्टिकुलर इलेक्शन में 16,000 मीटिंग्स की हैं लोगों के साथ, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो कि ऐसा पर्दा है, कोई उस पर्दे के पीछे होती हैं, लोगों के बीच में जाके होती हैं। बीजेपी की रैलीज आपको दिखाई देती हैं कि 14 रैलीज योगी ने की, मोदी ने 4 रैलीज की, उनका क्या इम्पैक्ट है, लोग ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं। बट आरएसएस की मीटिंग्स, आरएसएस की रैलीज तो कोई नहीं गिनता, क्योंकि वो लोगों के बीच में जाके डिस्कशन होता है और वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। ये आरएसएस का आज भी रतन शारदा जी ने एक बात कही थी मुझसे कि वी वांट, हमारा जो एक जिसे कहते हैं ना एक आइडियल स्टेट है जिसमें आरएसएस, हिंदुत्व और भाजपा की आइडियोलॉजी का प्रेवलेंस है, हम चाहते हैं हरियाणा वो बने एक, जैसे मध्य प्रदेश बना, जैसे गुजरात बना। एंड आज 6 दशकों के बाद तीसरी बार मैंडेट मिल रहा है एक पार्टी। हरियाणा में आज तक कभी हुआ नहीं है, 6 डेकेड्स में नहीं हुआ। दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड। अब आज तक ही नहीं हुआ होगा, 6 डेकेड्स मींस पूरा ही में कभी नहीं हुआ होगा। तीसरा मैंडेट, एंड अब ये हरियाणा एक गढ़ बन गया बॉस। अब हरियाणा बिल्कुल वैसे ही गढ़ बन गया जैसे मध्य प्रदेश बना, जहां चौथी मैंडेट मिलती है, जैसे गुजरात बना। आज भी व्हाट आरएसएस आल्सो वांटेड। आज भी जो आरएसएस के एक आई थिंक हाईएस्ट रैंकर्स में से एक, उनका क्या नाम है, भैया जी नाम है, भैया जी तो सुरेश भैया जी, हाँ जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जो लोग कहते हैं कि जो जातियां होती हैं वह बर्थ होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि हरिद्वार की क्या जाति है, आप मुझे बताइए कि केदारनाथ की क्या जाति है, आप मुझे बताइए कि शक्तिपीठ 51 है जो उनकी क्या जाति है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट आई है। और वो जो हम ये एक जिसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये राहुल गांधी ने ओवरडू कर दिया है? मतलब वो जाति वाली पॉलिटिक्स, उन्होंने देखा कि जो लोकसभा चुनाव है उनको फायदा मिला, यूपी के अंदर कम से कम 30 सीटों का उन्हें फायदा मिला, वो दलित वोट उन्होंने तोड़ा और वो जो कुछ भी हुआ है ना, तो उस फायदों को देखते हुए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने तो ये ओवरकिल ही कर दिया। संसद में हम जाति जनगणना कराएंगे और हलवे में जाति, आपकी मिस इंडिया में जाति, वो रेलवे के कर्मचारी थे, रेलवे के कर्मचारी नहीं, रेलवे के कर्मचारियों को बोल रहा, पायलट जो होता है वो दलित होता है। भाई वो ये आदमी बोल रहा है, रेलवे के एम्प्लॉइज जो हैं उनसे बोल रहा है कि जो आपके जो सबसे बड़े मैनेजर है ना, वो तो एक तरीके से ब्राह्मण है, इनडायरेक्टली बोल रहा था कि वो ब्राह्मण है और आप महादलित हैं।
मैं सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार अब आप हर चीज में ये दलित ब्राह्मण और ये सभी घुसाने लगे हो। वो एक गाना है ना, जाती हूँ मैं, वो उसका मीम बना ना, जाती हूँ मैं, जाती जाती कौन बोला जाती, कहाँ जाती कौन जाती। तो पर इस पे देखो, मोदी जी अमित शाह और आरएसएस से पंगा लेने वाला नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। ये जो जाति जाति कर रहे थे ना, जो सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने कहा लो बेटा अब जाति लो, मुस्लिम की जातियां भी जानो। तो इन्होंने वहां जो खोला है ना, अब ये जो दरवाजा खुला है ना, और सब सरप्राइज्ड है कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था मुस्लिम में भी जातियां होती हैं। अच्छा, अशरफ, अजलफ, अर्जल, अरे बाप रे, अंसारी। अब ये जो दरवाजा खुला है, एंड दिस हैज कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, कर लो बेटा अब तुम जाति। अब आओ जाति जाति खेलते हैं, तुम्हें जाति जाति खेलने का शौक था ना। अब ये जो खोला है ना इन्होंने, तो इस बार डबल पावर हुई है। उधर हिंदुत्व हुआ है, इधर कहा है कि भाई यहां पर भी जातियां देखो क्या है। और यहाँ की जाति, मैं लखनऊ से, जब लखनऊ में पला बड़ा सब कुछ, मुझे लखनऊ में पता है कि बॉस जो शिया सुन्नी की लड़ाई होती थी वो अझेल होती थी लड़ाई, जो ताजिया निकलता था शिया का। और कश्मीर में तो पिछले 25-30 साल से नहीं निकल पाया था, 30 साल से बैन है। ये बड़ा सीरियस इशू था और कभी इस पे बात ही नहीं होती थी। एंड नाउ बीजेपी का जो काउंटर पंच है ना इस पे, वो इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है, बिकॉज इनके कब्रिस्तान तक तो अलग होते हैं, बिरादरियों में मिलने का नहीं होता, इनकी मॉस्क्स अलग अलग होती हैं, अलग है, हाँ। इनका इनमें तो इतना ज्यादा है ये कि भाई क्या है, हिंदू में अगर रहा कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मैं कहता हूं आज भी होता होगा कहीं ना कहीं, तो गलत होता है। उसके लिए आज अवेयरनेस भी आ गई है। इट इज पनिशेबल बाय लॉ ऑल्सो, राइट, SC/ST एक्ट, बिल्कुल। देयर इज पॉजिटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन भी है रिजर्वेशन के तौर पे, ठीक है वो बात। एंड समाज उसको खत्म कर रहा है, समाज उसको पता है ईवल है, खत्म करना है जी। मुस्लिम में एड्रेस नहीं है इशू, वही वहां झूठ बोला जा रहा है जहां पर एक्चुअली है। मतलब कि 80, मैं एक पास एक बहुत इस पे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, आप लोग को बताता हूं मैं, बड़ा आंख खोलने वाला आंकड़ा है ये। 14 लोकसभा हो चुकी है हमारी, 14 लोकसभा, उसमें आज तक 400 मुस्लिम MPs इलेक्ट होके आए। हाँ, सारे के सारे अशराफ हैं, 350 अशराफ, अच्छा 350, एंड दे आर ओनली 15, दे आर 15%। मतलब जस्ट इमेजिन इफ दिस वुड हैव हैपेंड विद ब्राह्मण्स, पीछे पड़ गए होते लोग कि 15% ब्राह्मण अगर 85% या 70% लेकर अगर बैठे होते, ये लोग जीने ना देते उन लोगों को, है ना। ये हालत है, तुम सोचो, और इस पे किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक। अच्छा भाई, इसमें ना एक चीज और भी है, मतलब जिसको मैं पाकिस्तान से लेके जाऊंगा और फिर कश्मीर पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या हुआ था, जब बंटवारा हुआ तो उस टाइम पे दे सेड कि अरे यार यहाँ पे शौचालयों को कौन साफ करेगा, दलितों को यहीं पे रखो। हाँ, ये चीज हुई थी ना, मतलब जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये सब चीजें हुई थी, बट उन्होंने कहा था कि यार मुसलमान थोड़ी साफ करेगा सफाई का काम, तो दलितों को यहीं पे रखो। और उसके बाद उन्हीं दलितों के साथ 28% हिंदू था वहां पे, उसी दलितों को इन्होंने कन्वर्ट भी किया, उसी दलितों के साथ उत्पीड़न भी हुआ, सारी चीजें भी हुई। इसका सबसे बड़ा बात, और बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, मैं चाहता हूँ लोग भी इसके बारे में जरा पढ़ें। जोगेंद्र नाथ मंडल, आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश से जो, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसको इन्होंने एक झुंझुना पकड़ाया कि भाई हम लोग दलितों के लिए भी खुले, और प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन जो तुमने कहा कि भाई कौन साफ करेगा, ये करेगा, हम लोग दलितों के लिए भी खुले हुए हैं, हिंदू में भाग करो, दलित भी आ जाओ यहाँ। जोगेंद्र नाथ मंडल, टिपिकल इन हिज नाइविटी, ही सेड कि हाँ बिल्कुल, वहां चले गए, उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया। उसके बाद जो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है, जो मास किलिंग्स हुई हैं, ये टेलीफोन करते थे, टेलीग्राम भेजते थे कि ये मेरे सगा संबंधी है, इसको छोड़ दो, उनका जो मास रेप, किलिंग, मर्डर सब हुआ है, जोगेंद्र नाथ मंडल ने चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा वहां से उठाया, एक अनोनिमस लाइफ इंडिया में जिए, इंडिया ने उनको वापस लिया, अम्बेडकर के दोस्त हुआ करते थे ये, और उसने फिर एक लिखी है विदिन 2 years, एंड इज रिटन कि मुझे इस बात का इतना रिग्रेट, इतनी एम्बैरेसमेंट और शर्म है कि मैं बची हुई लाइफ अनोनिमिटी में काट रहा हूं एज रिपेंटेंस एंड रिग्रेट, जो मैंने स्टुपिडिटी दिखाई उस टाइम पे। बट नहीं भाई, इसके चक्कर में ये हुआ ना कि आपने तो रिपेंटेंस में बिता लिया, आपने तो सब कुछ कर दिया, आप तो वापस भी आ गए। वो जो 28% फंसे, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, क्या हुआ फिर? जो टीका खान था जिसने 1971 में जो मास किलिंग्स करी है, करीब आई थिंक पता नहीं 20 लाख या कितने लोग मारे गए, अधिकतर दलित।
एंड सेम रीजन से जो आप बता रहे हो कि साफ कौन करेगा स्वीपर, सेम चीज आर्टिकल 370 में हुई। बिल्कुल वही होशियारपुर और इधर उधर से दलित और हमारे सरदार भाई भी, उनको बुलाया गया, उनको कहा गया तुम्हारे को परमानेंट रेजिडेंशिप सर्टिफिकेट केवल इसका मिलेगा कि तुम एक स्वीपर के तौर पे काम कर सको, चाहे वो पीएचडी हो चाहे वो कोई हो, उसको स्वीपर के लिए काम करना था। लोगों को ये बात नहीं पता, आर्टिकल 370 का सबसे बड़ा असर ये था। भाई इसमें क्या हुआ था ना, होशियारपुर मतलब एक लड़की थी जहां से ये राधिका गिल, हाँ, तो राधिका गिल ने स्टेटमेंट दी कि मैं ना एमबीबीएस करना चाहती हूँ, ये सब काम ठीक है, हो रहा है ठीक है, मैं अब पढ़ना चाहती हूँ। बहुत इंटेलिजेंट बंदी थी, तो उसने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, एमबीबीएस करूंगी। उसने नीट वीट भी आई थिंक क्लियर कर लिया था। राधिका गिल वाज अ सुपर्ब एथलीट। हाँ, वो बहुत ऊंचे लेवल पे एक एथलीट थी। उसको स्पोर्ट्स कोटा के जरिए, नेशनल लेवल खेली हुई थी, उसको स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भी कई यूनिवर्सिटीज में टॉप के लेवल पे एडमिशन मिलना था। इनफैक्ट शी वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट आल्सो, एंड शी डिड नॉट गेट द डोमिसाइल। डोमिसाइल नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आप पैदा ही ये काम करने के लिए हुए हो, आपकी कम्युनिटी यही काम करेगी, ये बोला गया उसे। 35A, तो 35A आर्टिकल 370 के साथ क्या कहता था कि असेंबली के पास हक है टू गिव यू द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और असेंबली ने ये फैसला कर रखा था कि हम आपको देंगे नहीं, आपकी तो पीढ़ी इसी के लिए पैदा हुई है कि यहाँ पर साफ सफाई के ही काम कर सके, इसलिए जाओ आप साफ सफाई के काम करो। उनको ना वोटिंग राइट्स थे, रिजर्वेशन नहीं थी यार वाल्मीकि समाज को, एससी में, पहाड़ी समाज को। अब ये राहुल गांधी क्या है जो दलितों की बात कर रहा है, वो 370 लाने की बात कर रहा है कश्मीर में। देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पीपल गेट टू नो। आज भी लोगों को नहीं पता 370। मैं तो आई मेक इट अ पॉइंट टू टेल दिस टू पीपल कि भाई ये है 370 का फ्लिप साइड जो आपको पता ही नहीं है। कैसे कोई आदमी दोनों तरफ चल सकता है कि हम दलित के हितैषी हैं और हम 370 वापस लाएंगे? इससे एंटी दलित लॉ बना ही नहीं है आज तक यार। बट यार ये तो फायदा उठाते हैं ना इस चीज का कि लोगों को ये जानकारी नहीं है। इस बार हरियाणा की जनता ने दे दिया ना इनको धोबी पछाड़ कायदे से कि भाई हमें कम मत समझ लेना, हम जानते हैं चीजों को। तो दिस इज अ गुड स्टार्ट, दैट इज वेयर आई एम ये डू यू थिंक कि जो काउंटर है बीजेपी की तरफ से, ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स की तरफ दिख रहा है ऐसा कुछ कि बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, है ना? बीच में क्या हुआ था कि आई थिंक हम लोग कई बार भटके हुए युवा पर हमने ये डिस्कस किया था कि जिस तरीके से जाति की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं राहुल गांधी, उसके प्रभाव में या फिर उसके झांसे में बीजेपी भी आने लगी है, और बीजेपी भी उन्हीं के कार्ड पर खेल रही है, जाति कि हमने दलितों के लिए ये किया, हमने इनके लिए ये किया। हम लोग उसमें शो में बोलते थे कि भाई जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसका आंसर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। वो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे ना। अब वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व इज द आंसर जिससे लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। तो हम ये बात करते थे उसमें। आई थिंक इट्स बोथ। यस, हिंदुत्व से जोड़ना है हमें, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि भाई जाति से उठकर लोग गरीब जो है उसके काम आए चीजें, बट साथ में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है कि हमारी जो पॉलिटी है अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी फ्रैगमेंटेड है। इसलिए अगर हम टोकनिज्म कर रहे हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, जैसे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जात के हिसाब से बढ़ती हैं टिकट, भाई ऑब्वियसली बढ़ती हैं, वो करना रहना होगा, वो बीजेपी को करते रहना होगा जब तक हमारे लोग मैच्योर नहीं करते। क्यों द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, आप बताओ ना, सच बात जो है, क्यों बनाया? ऑफ कोर्स वही रीजन, एंड आई अंडरस्टैंड इट, आई एम लाइक इट्स ओके। भाई क्यों द्रौपदी मुर्मू को बनाया, रामनाथ कोविंद जी को क्यों बनाया? Were they very big achievers in their personal lives? There could be bigger achievers than them. Right. But yes, their identity played a role. तो आई अंडरस्टैंड, एकदम परफेक्ट नहीं होने वाली समाज। तो ये जो अब हम बेसिकली सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं, सिंबोलिज्म मेरे को भी समझ आता है कि भाई द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों में मुझे सिंबोलिज्म समझ। लेकिन अभी क्या हुआ था कि एक जैसे फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, है ना, वर्गीकरण के लिए जो शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, क्रीमी लेयर एंड वर्गीकरण के, भाई गवर्नमेंट अपोज्ड इट, राइट। और वो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एट टाइम्स आप ऐसे फैसले ले लेते हो जिसकी वजह से थोड़ा रिग्रेसिव हो जाता है। मतलब जो हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें एक पावरफुल एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री चाहिए, राइट? सबका एम्बिशन वही है। तो उसमें इस टाइप की चीजें जो होते हैं वो रिग्रेसिव नहीं समझते आप? रिग्रेसिव है, बट अगर बीजेपी चुनावी हार जाती है, हाँ, ये भी और बीजेपी आउट ऑफ पावर हो जाती है,
तो ये सब कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। बिल्कुल, ये भी मैं तो मानता हूँ। इसलिए ये अनफॉर्चुनेट चीज है, और ये जनता को ही बार बार हम लोग को समझाना है कि भाई आप जात पात से ऊपर उठो। इंदिरा गांधी की बात मानो, ना जात पे ना पात पे। आगे की लाइन नहीं, पहली लाइन मानो। तो ना जात पे ना पात पे, जब तक आप नहीं उठोगे जात पात से ऊपर, तो फिर तब तक लोग ये गेम खेलते रहेंगे। एंड आई डोंट ब्लेम द बीजेपी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जीतना भी जरूरी है। अब मराठा, नॉन मराठा, ये आइडेंटिटीज आएंगी सामने आपके। राइट। ओबीसी हो कि नहीं हो, अगर सारी टिकट्स एक तरफ बंटने लग गई तो दिक्कत आएगी। तो ये बात है। पर इधर जो मुस्लिम फंसे हैं ना इस जात पात पे, वो लेजेंडरी है यार, वो एब्सोल्युटली लेजेंडरी। मैं तो रोज न्यूज स्टूडियो में देख रहा हूँ, वो बौखला गए बिल्कुल कि अब इस पे बोले क्या हम लोग। नहीं, उसके बाद बोलने की तो नहीं है, पर देयर इज अ रीजन कि ये जो हमने अभी बात की थी ना, अजलाफ, अशराफ एंड ऑल, इससे भी आगे का मामला है। फिरके हैं, 72 फिरके। हाँ, अब देवबंदी बरेलवी की मस्जिद में नहीं जा रहा, बरेलवी देवबंदी के में नहीं जा रहा, अहले हदीस का अलग मामला है, पता नहीं कितने फिरके हैं। अच्छा भाई, मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि 72 हुरे हैं और 72 फिरके हैं। हर एक फिरके की एक है, हर एक फिरके की एक है, हर एक मुसलमान को 72 मिलती है। मतलब मेरे को अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ। जेलस तो नहीं होना इन लोग से। मुझे बस ये लग रहा है भाई, वो बोलते हैं हमें 1000 अप्सराएं मिलने वाली है। पर जब से ये पेजर एपिसोड हुआ है ना, तब से इनके हूरों के सपनों पे पानी फिर गया। बिकॉज ये जब सुसाइड बॉम्ब करने जाते थे, तुम्हें पता है ना, ये पूरा गार्ड वार्ड करके जाते थे। राइट। अब इनको इट्स हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। भाई मरने से तो ही नहीं डर रहे थे ये, पर ये जो पेजर जहां फटता है, अब ये पेजर निकाल के यहां पर ही रखते हैं कि भाई पेजर यहां ना फट जाए। तो ये पेजर हैज ruined their plans for afterlife। तो उन्होंने अब जेब, ये वाली जेब बनानी, यहाँ पे पेजर रख रहे हैं, तो दिल फट जाए पर वो ना, वो सब सलामत रहे। तो एक बात बता रहा था आपको, ये वाली जो बात है ना, इस पे जो ये फंसे हैं जात पे, तो अभी मेरे साथ ना एक AIMIM के थे। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई एक बात बता दो मुझे, मुस्लिम में जात है कि नहीं है? कहता नहीं जी, कोई जात नहीं है, हम टोटल बिना जात के हैं, तभी तो हम इस्लाम फैला है, बिना जात के है। मैंने कहा अच्छा पक्का हो? कह रहा बिल्कुल पक्का हो। तो मैंने कहा फिर रिजर्वेशन नहीं चाहिए ना, 100% हो गया फिर तो रिजर्वेशन? कह रहा नहीं सर, रिजर्वेशन तो चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा दलित मुस्लिम, पसमंदा मुस्लिम, हाँ इसमें चाहिए। मैंने कहा वाह, तुम्हें जात है कि नहीं? अभी तो तुमने बोला जात नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने राज किया है कि नहीं किया है? तुम तो कहते हो हमने राज किया है। कहता सर बिल्कुल राज किया है। तो मैंने कहा जिसने राज किया उसको तो मिल नहीं सकता। तुम्हें कहा भी ब्राह्मण के बारे में कि भाई ये तो पूरा टॉप क्लास होती थी। कहता नहीं वो भी चाहिए, वो बेचारा इतना। मैंने उससे कहा फाइनली कि एक काम करो, सारे मौलवियों की एक बढ़िया सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो। उसमें उनसे कहना पेजर बाहर निकाल दे, पेजर मत करना, बिकॉज वो हाई रिस्क जोन हो जाएगा पेजर एक्सप्लोजन के लिए। पेजर बाहर रखना और बता दो कि तुम लोग मजलूम हो या बादशाह रहे हो या फकीर रहे हो, क्या रहे हो, एक बार क्लियर कर दो वंस एंड फॉर ऑल, एक स्टेटमेंट आउट कर दो ताकि हमें पता तो लगे भाई क्या चक्कर है तुम्हारा। 1951 का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ये बता रहा हूं मैं, आप लोग के व्यूअर्स भी देखें। उसमें ये है कि जो दलित है उनको मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक, बिकॉज उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, पूरी कहानी। एंड दलित, बिकॉज मुस्लिम्स बिलीव हमारे में कास्ट नहीं है, तो दलित विल ऑलवेज बी सम हिंदू। बाद में वो एक्सपैंड होके सिख, बुद्धिस्ट, जैन आ गए उसके अंदर। अब ओवैसी जी पीछे पड़े हैं कि हमें भी इंक्लूड करो इसमें, इनकी पूरी लड़ाई है इस पे। मैनिफेस्टो में निकालते हैं कि दलित मुसलमान को मिलना चाहिए, और उधर हैदराबाद में कहते हैं हमारे यहाँ कोई जात पाती नहीं है तो हमारे यहाँ वेलकम करो। कैसे है, मतलब ये तो समझो ना, समझ ही नहीं आ रहा है। मदर टेरेसा स्ट्रेटेजी है। मदर टेरेसा ने ये बहुत उठाया था कि दलितों को क्रिश्चियन हम बना लेते हैं, और उनको उन्होंने कहा कि भाई क्रिश्चियन बन जाएंगे तो साला हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो मदर टेरेसा ने ये मुद्दा बहुत उठाया कि नहीं नहीं, तुम्हें हम रिजर्वेशन भी दिलवाएंगे, दलित क्रिश्चियंस तो बनो, पर तुम्हें सारी जो वो रिजर्वेशन के फायदे मिलते हैं वो सब दिलाएंगे हम। तो इसने बहुत उठाया था ये मुद्दा। अब इसमें अवेयरनेस आ गई है इवन अमंग्स मुस्लिम्स। तो इनके जो AIMIM के एक प्रवक्ता आज ताजे बने हैं, उनका नाम है हाजी रंगरेज। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है उसको, बड़ा मजेदार है। अभी उसकी इंटर्नशिप चल रही है AIMIM में। हम लोगों ने कहा ये भी इंटर्न है, इनको भी क्लियर नहीं है। मैंने पूछा अहमदिया होते हैं मुस्लिम? कहा बिल्कुल होते जी। मैंने कहा यार आपके सदर ओवैसी जी ने तो मना कर रखा नहीं होते, पढ़ के नहीं आए आप, देखो इंटर्नशिप में अभी क्या चल रहा है। फिर परेशान हो गया, वो मोबाइल से निकालने लग गया कि हाँ भाई, कहता नहीं होते।
बिकॉज़ ओवैसी की स्टेटमेंट है कि अहमदियास को वी डोंट एक्सेप्ट एज अच्छा, मुस्लिम। ओवैसी तो खुद शिया है। हाँ खुद शिया हाँ, वो हाँ, सुन्नी बन के रहता है। हाँ, तो ओवैसी इज लाइक अहमदियास कैन नॉट बी टेकन एज मुस्लिम्स। बकायदा इस पे रिवोल्ट किया, उसको पता नहीं था, नया नया आया वो। हाँ, उसने कह दिया बिल्कुल वो एकता की बातें कर रहा। अब उसको लग गया कि यार वो भी रंगरेज है, वो भी तो पसमानदा मुस्लिम है। अब उसको फील होने लग गया बीच डिबेट में कि यार बात तो सही है यार, हमारे साथ तो बुरा हुआ, हम 85% है, मैं भी तो रंगरेज हूं और राज ये अशरफ कर रहे हैं। तो देयर इज अ वेरी, आई फील इन द नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब ये एक भविष्यवाणी है, पता नहीं, Muslims are going to get very aggressive about this. The पसमानदा The मुस्लिम। Pasmanda Muslims are going to start demanding कि भाई ऐसा क्यों है कि सारा कुछ अशरफ, रिजवी, सिद्दीकी, पठान, सैयद, इन्हीं को क्यों मिले भाई? आई एम वेटिंग फॉर द डे जब हाजी रंगरेज जो है वो वारिस पठान से कहे कि भाई तुम्हें क्यों मिलेगी चीजें, हमें भी मिलेगी। हाँ सही बात है। और ये होगा, और देखो और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, होना क्यों- वक्फ में भी है ये। होना क्यों भी चाहिए, क्योंकि भाई देखो अगर आप हिंदुस्तान के परिवेश में देखोगे तो हिंदुस्तान के परिवेश में ये मंडल कमीशन ने भी कहा है और बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि जो मुसलमान है वो दलितों से भी ज्यादा कमजोर है। अगर उस सच्चर कमेटी की पूरी रिपोर्ट्स हैं। सच्चर कमेटी में भी है कि वो दलितों से भी ज्यादा गरीब है। अब ये, और गरीब कौन है? सैयद तो नहीं है गरीब, अशराफ तो नहीं है गरीब, पशमंदा ही गरीब है। तो वो 85% पशमंदा गरीब रख के अशराफ जो है 350 सीटें, अब मतलब 350 MP बना रहा है या लेजिस्लेचर ले रहा है सारा। नहीं, इस पे बेस्ट है ओवैसी को बोलना चाहिए राहुल गांधी से, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये मुस्लिम में कर दो, मुस्लिम में कर दो, सही बात, मजा आ जाएगा। तो इसमें एक चीज ये भी भाई, अगर हिंदुस्तान को उठाना है तो इस वर्ग को भी तो उठाना पड़ेगा ना, एजुकेशन में गरीबी से उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो इनको मिलनी ही चाहिए ना भाई उस तरीके से। करण भाई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी जब हम मीडिया में इस प्रकार की डिबेट देखते हैं ना, ये देखो ये डिबेट पहले भी हुई है। जो एक वीडियो आता है अरफा खानम शेरवानी का, उससे वो कोई पसमंदा कुछ प्रश्न पूछ लेता है कि भाई मुसलमानों के अंदर भी तो ये जातियां हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? तो ये जो अशराफ आरफा है ये उठकर चले जाते हैं। वो बात ही नहीं करना चाहते इस टॉपिक पर कि हम जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल वर्स्ट केप्ट, ये वेरी स्ट्रांगली, वर्स्ट केप्ट गलत बोल रहा हूँ, स्ट्रांगली गार्डेड सीक्रेट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है जी। ये बिल्कुल वैसे ही गार्डेड है जैसे ये गार्ड करके बनाया गया कि पंडित नेहरू जो थे वो डेमोक्रेसी के और लिबरल वैल्यूज के बीकन है, जैसे हम लोग को पढ़ाया गया था ना, चाचा नेहरू हमारे चाचा हैं ये, बस वैसे ही ये गार्डेड है। इन्हें पता ही नहीं लोगों को कि अच्छा इसने सुल्तानपुरी को भी जेल में डाला था, अच्छा इसने बुक्स भी बैन करी थी, हारमोनियम भी बैन किया था, अच्छा किशोर कुमार। तो ये जैसे वो गार्डेड है ना कि किसी को पता ही नहीं है, वैसे ये इसका अब टाइम आया है। और हमारे शहजाद भाई ने तो उसको बिल्कुल जोरों शोरों से उठा लिया। राइट, हिमसेल्फ पशमंदा ना, तो वो तो कहते हैं कि भाई मेरे तो पिताजी ने इतनी मेहनत कर ली कि हम वेल टू डू हो गए, अदरवाइज तो हम लोग भी वही। तो he has become a very strong voice where he is voicing his personal experience, and मैं ये बात चाह भी रहा था कि बीजेपी से someone needs to tell this, and Shehzad is one of their main spokespersons. तो यानी बीजेपी is open for पसमानदा Muslims, करेक्ट। तो ये मैसेज जाएगा अब मेरे ख्याल से। अच्छा इसमें अच्छा शहजाद तो बोल रहे हैं ये बात, तहसीन पता नहीं आइडेंटिफाई करता है कि नहीं, ये पूछना पड़ेगा तहसीन से। डस अगली बार तहसीन आइडेंटिफाई एज अ पसमानदा मुस्लिम और नॉट, पूछना पड़ेगा। आप लोग बुलाते क्यों नहीं तहसीन को? तहसीन को बुलाना चाहिए, मेरे को भी लगता है कि तहसीन को बुलाओ आप। तहसीन मतलब वैसे भी वो ना क्या है ना, अरे he's a very close, he's almost a brother to me, मतलब he's that close to me। बहुत मस्त बंदा है, कांग्रेस की बिल्कुल इसने इधर ले रखी है इधर पिछले कुछ दिनों से। तो मेरे को मधुर मिला था, इफ यू नो मधुर द प्लेकर्ड गाय, तो मधुर टोल्ड मी कि यार शहजाद से मेरी उतनी ट्यूनिंग नहीं है जितनी मेरी तहसीन से है, एंड ही इज अ राइट विंगी। ठीक है, आपके साथ भी वही है। मैं जितने लोगों को मिलता हूँ जो तहसीन और इसको शहजाद भाई को दोनों को जानते हैं, वो मेरे को यही कहते हैं कि तहसीन के साथ ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी है। तो मेरी दोनों के साथ है, मेरी दोनों के साथ है, बट तहसीन इज मतलब तहसीन के साथ एक मेरा ब्रो कोड है बिल्कुल, लाइक ही इज, वो बहुत यारों का यार है बंदा। शहजाद इज अ वेरी सॉलिड गाय, ही इज देयर फॉर यू अगर कभी कोई बात हो, बट तहसीन इज अ वेरी सोशल पर्सन। तो दोनों का वैसे आई थिंक बोथ हैव अ वेरी गुड हार्ट टू बी ऑनेस्ट।
इट्स अ शेम दोनों अलग अलग उस पे रहते हैं। इफ दे कैन यूनाइट तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो पसमंदाओं के लिए कुछ हो सकता है। पसमंदा फिर उठ जाएंगे। अब ये तहसीन को मैं टैग करूंगा इस पे जरूर से कि भाई पसमंदाओं के लिए क्या कर रहे हैं। दोनों ही वॉइस है, दोनों को पहुंचना चाहिए कहीं। आई मजा थिंक आएगा। जो अभी हम बात कर रहे थे, एक बात बीच में छूट गई, आई थिंक वो हमारा तीसरा टॉपिक भी था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र हरियाणा के चुनाव में ऐसा था जिसे हम मेवात बोलते हैं। वहां पर जो कांग्रेस ने बम्पर वोटिंग हुई है कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस का ये एमएलए था ममन खान, राइट, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब वोटों से जीता है वहां पर, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो वोट परसेंटेज है उससे भी बहुत ज्यादा है ना। तो एक क्वेश्चन या फिर एक डिबेट आजकल चली हुई है कि क्या कांग्रेस जो है वो दूसरी मुस्लिम लीग बन गई है, बिकॉज मुसलमानों के वो इवन जो लोकसभा के इलेक्शंस थे उसमें राहुल गांधी का ये एक स्पेसिफिक, मैं बोलूँगा ये एडिटिंग में इस वीडियो को लगवा देना, इसको याद रखना भाई अभिषेक। सो कांग्रेस ने या फिर राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया था उस समय कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, बिकॉज हम इस टाइप का एक स्टेटमेंट था। एक मैगजीन थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, अल समथिंग थी मैगजीन का नाम, उसमें इसने बोला था कांग्रेस इज अ मुस्लिम पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 11 जुलाई को मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की थी। इनकलाब नाम के उर्दू अखबार ने बैठक के बाद खबर छापी है जिसका शीर्षक दिया गया है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। इवन मुस्लिम लीग को उन्होंने कहा था कि ये तो सेक्युलर है, राइट, लोकसभा के इलेक्शन से पहले। वो तो उनका अलायंस पार्टनर रहा है आईयूएमएल। हाँ, उस टाइम पे जब आई थिंक ही वाज इन यूके और यूएसए, ही सेड मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी एंड द मोमेंट ही सेड इट, आफ्टर आई थिंक 10 और 12 डेज मुस्लिम लीग ने केरला में एक रैली निकाली एंड इन दैट रैली उन्होंने स्लोगन्स लगाए कि इन ब्राह्मणों को मंदिरों की घंटी से मंदिरों की घंटी से टांग दो, इनको जला दो। ये बेचारे ब्राह्मण, मैंने कहा भाई ये तो बहुत सेक्युलर आदमी है, ये तो इतनी ज्यादा सेक्युलर आदमी है कि ये मतलब हिंदू को जलाना होता है मरने के बाद, तो ये जला ही रहे हैं, दफना नहीं रहे, तो ये सेक्युलर है, मतलब ये खुद दफनाते हैं पर ये जला रहे हैं, तो सेक्युलर तो है भाई, सेक्युलर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस टोटली ब्रेजनली प्रो मुस्लिम हुई पड़ी है। प्रो मुस्लिम छोड़ो, मुस्लिम अपीजिंग, और उनके लिए काम भी नहीं करती है। वर्स्ट चीज ये है कि उनके लिए अंत में काम भी नहीं करती। उनको टॉयलेट, उनको घर, उनको नौकरी भी नरेंद्र मोदी जी ने दी, ठीक है, मतलब उसके तो आंकड़े हैं, वी कैन गो इनटू दोस आंकड़े इन डिटेल, बट हर जगह पे इन्होंने असम में एआईयूडीएफ के साथ थे पार्टनर, बदरुद्दीन अजमल, क्या क्या गंद बोला हुआ है बदरुद्दीन अजमल ने, आई डोंट वांट टू रिपीट जो बोला हुआ है हिंदुओं के बारे में। फुरफुरा शरीफ वेस्ट बंगाल, उसके साथ थे ये। ओवैसी के साथ थे टिल 2012, अकबरुद्दीन ओवैसी के स्पीच तक थे ये, उसके साथ ही तुम्हारा आईयूएमएल के साथ रहे। उसके बाद मतलब कुछ बचा है क्या कहने को भाई? जो इन्होंने बोला हुआ, वेदर इट इज हिंदू टेरर, वेदर इट इज सैफरन टेरर, जो व्यक्ति बाबर की उस पे चला गया हो टूम पे और राम मंदिर ना गया हो, आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर कुछ हो नहीं सकता यार, इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कुछ नहीं हो सकता। नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, राहुल गांधी गया, हाँ, राजीव ही नहीं गए बस, या वो भी गए थे, मिस हो गया होगा उनका उनका टेन्योर इतना बड़ा हुआ नहीं ना, वो अगर रहते तो उनसे मिस हो गया। नहीं तो बट जो हम मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं वो तो फर्स्ट डे से दिखता है। इवन जो जब ये लियाकत नेहरू अकॉर्ड वगैरह ये सारी चीजें हुई हैं, उससे पहले किस प्रकार से बांग्लादेश में नेहरू ने जो 2 किताबें लिखी, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जी, ये मुझे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। कभी ध्यान से सोचना कि एक व्यक्ति को जेल में, मतलब एक तरफ तो वीर सावरकर जैसे लोग थे जिनको काला पानी और ये, उसको 2 किताबें लिखने का मौका मिलता है जेल में, टाइपराइटर मिलता है, हेल्पर मिलता है, माहौल मिलता है, और उसमें वो एकदम जो शात्रा स्पिरिट है देश की उसको खत्म कर देते हैं। बिल्कुल उसमें ही व्हाइट वॉशेस ओवर कंप्लीट इतिहास, गौरी, गजनवी, इन सबको, किसी को फाइन आर्ट लवर, किसी को पोएट, किसी को वॉरियर, ठीक। बाबर, इन नेहरूज वर्ड्स, बाबर को उसने बिल्कुल एक वॉन्डरर था, वो एक फकीर था, एक वॉन्डरर था, आर्ट का लवर था, दार्शनिक। और बाबर खुद कह रहा है भाई मैं क्या था, बाबर खुद कह रहा है भाई मैंने कितने हिंदू मारे, कैसे मारे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, आई थिंक मथुरा का है वो। नेहरू राइट्स
बाबर के बाबरनामा से कोट कर रहा है नेहरू। हाँ। ठीक, अगली लाइन मिस कर दी उसने। हाँ, उसमें नेहरू कोट कर रहे हैं कि बाबर बहुत तारीफ कर रहा है मथुरा की, कि बड़ा शानदार है मथुरा, ये वो। उसकी अगली लाइन है कि इस पूरे को मुझे जलाना है, इस पूरे को खत्म करना है। नेहरू डेलिबरेटली डिलीट्स दैट वन लाइन। ओके, नाउ आई डोंट थिंक ये गलती से हो रहा है। दिस इज अ वेरी सीरियस पैटर्न जो नेहरू ने स्टार्ट किया। उसके बाद जब इतिहास लिखा हमारा, पहले 3 जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मुस्लिम रखे। आई थिंक बड़ा क्लियर था कि इसको उन्होंने वोट बैंक समझा कि यार ये हमेशा एक वोट बैंक रहेगा। हालांकि मैं अगर पीछे चला जाऊं तो अगर आप खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे चले जाओगे तो महात्मा गांधी ने भी इसको आय कर लिया था। गांधी ने तो बहुत ज्यादा किया ना, मतलब गांधी ने तो सिखाया। मेरे को तो कई बार लगता है कि गांधी ने ही नेहरू को सिखाया कि बेटा ऐसा करो, हाँ, बहुत आगे तक जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोपला मैसेकर। और ये बात किसने कही, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम लोग नहीं कह रहे, एक ही टीके पे कोई नहीं कह रहा, ये B.R. अम्बेडकर जी ने कही है। हाँ, बिल्कुल, कि गांधी वाज ओपनली अगेंस्ट, ओपनली इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स इवन व्हेन दे वर किलिंग। और बाद में तो एक कमाल है, इसको आप लोग कोर्ट में चला सकते हो, जिसमें गांधी का एक कोट है कि Hindus should not harbor any hatred towards the Muslims even if the latter were to kill them. Even if they kill them and bring in a new era, it should be welcomed. तो ये जो एक मानसिकता है, ये कांग्रेस के तो रगों में पड़ी हुई है भाई। ये तो गांधी जी ने, मतलब जब जिस समय की बात आप कर रहे हो, ये डायरेक्ट एक्शन डे के बाद की बातें हैं, जब गांधी बोल रहे हैं, और गांधी उसमें ये बोल रहे हैं कि हिंदू महिलाओं का रेप हो रहा है उस समय, ठीक है। और गांधी जी से पूछा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं का रेप हो रहा है, गांधी जी कुछ बोलोगे? तो गांधी जी कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं को चाहिए कि वो अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबा लें और अपनी अस्मत को मिटने से बचाएं, और दांत के नीचे जीभ दबा के मर जाएं। तो ये गांधी जी ने कहा। फिर अगले दिन गांधी जी से कहा, अरे गांधी जी ऐसे मतलब दांत के नीचे जीभ लगाने से मरते नहीं है, ये थियरी फेल है आपकी। तो गांधी जी कह रहे हैं तो ऐसा करो, एक अच्छी क्वालिटी का जहर लो और वो लेके मर जाओ, एटलीस्ट आपका रेप नहीं होगा, बट मरना तो आपको है ही, चाहे वो मारे चाहे खुद मर जाओ। I have never understood Gandhi completely, but it is very strange. मतलब there's another incident जो उनकी वाइफ का है, कस्तूरबा जी का, पेनिसिलिन वाला, उनको इन्होंने दी नहीं ये दवाई, खुद ले ली, और खुद ले ली, और मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, एंड ही कंसीडर्ड इट वेरी प्योर कि शी इज लेफ्ट। आई मीन व्हाट इज सो प्योर अबाउट इट, आई डोंट नो। इस पे एक बात थी कि भाई नेहरू ने किया, राजीव, इंदिरा, सब कुछ था, बट एक एरा आई जब ये चेंज किया कांग्रेस ने। कांग्रेस हैज बीन वेरी स्मार्ट दैट वे। इंदिरा गांधी के टाइम पे और राजीव गांधी के टाइम पे अगर आप लोग याद करो तो देयर वोट बैंक वाज नॉट जस्ट मुस्लिम्स, देयर वोट बैंक वाज ब्राह्मण, मुस्लिम एंड दलित। इन तीन को साथ लेके गए जो पोल्स अपार्ट थे, राइट। एंड ब्राह्मण वाज अ वेरी बिग वोट बैंक, मतलब कि बिल्कुल सारे जो सीएम्स थे यूपी के वो शुरुआत के सब ब्राह्मण थे, सब ब्राह्मण थे। तो दैट इज व्हेन कांग्रेस समझ गई कि बॉस ऐसे चलेगी नहीं, और वो एक अच्छी वेव भी थी कांग्रेस की भाई। आफ्टर ऑल 71 वॉर के टाइम पे इंदिरा गांधी डिड टेक ऑन पाकिस्तान, डिड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस। इवन राजीव गांधी बाद में रियलाइज कि बॉस ये शाहबानो वाली चीज जो है गलत बैठ गई है, इसको जरा ठीक करते हैं। रामानंद सागर जी की रामायण को टेलीविजन पे लेके आते हैं, मंदिर के ताले खोलते हैं, बड़ा पुण्य का काम किया इन्होंने। वो ना होता तो पता नहीं क्या होता, है ना। तो ये कोर्स करेक्शन की एटलीस्ट स्पिरिट थी कांग्रेस में। अब राहुल गांधी ने बीच में जनेऊ वाली बात करी तो, बट फिर वो समझ गया बॉस ये चिपक नहीं रही है, इस पे ये बैठ नहीं रहा है सही हिसाब किताब। तो उसकी ना हालत वही हो गई है, इधर जाओ इस डाल पे बैठो तो ये डाल छोड़ देती है, इस डाल पे बैठो वो छोड़ देती है। अब इसने फिर कहा कि यार कास्ट पे बांट दो, कास्ट को लगा कि इसके हाथ एक सिल्वर बुलेट लग गई है बिल्कुल। उस चीज का रोका है हरियाणा की जनता ने, मतलब हरियाणा की जनता ने इतना कमाल का काम किया। मैं बताऊं, दिस वाज वन इलेक्शन जो बीजेपी रियली नीडेड टू विन, मतलब दिस इज अ चेंजिंग इलेक्शन। यार भाई इसमें ना एक ताऊ थे, हरियाणा के ताऊ थे, उससे कोई पब्लिक ओपिनियन वाला पूछने गया, और ताऊ ने क्या बोला, ताऊ ने बोला देख भाई ऐसा है इस देश में कहीं भी बात कर लो, इस देश में और हरियाणा में खासकर ब्राह्मण जिसको वोट देता है
चाहे उतनी परसेंटेज हो ना हो, पर ब्राह्मण जिसको वोट देता है उसी की सरकार बनती है। ब्राह्मण ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा हुआ था तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी, ब्राह्मण ने कमल का हाथ पकड़ लिया तो कमल की सरकार बनती है। तो ब्राह्मण के चक्कर में सारा नैरेटिव बनता है, राइट। और ये आप थ्रू आउट 47 से आज तक देख लो, ऐसा ही मिलेगा आपको। ये किसने बोला? ये हरियाणा में एक ताऊ ने बोला है। अब मतलब पब्लिक की आवाज है। नहीं, and ये अब क्या natural ऐसा है क्या? ये नेचुरल है मेरे हिसाब से। मैं बताऊं क्यों, इसका रीजन जरा सर्च करते हैं हम। भाई ब्राह्मण्स की एक बात तो दाद देने वाली है, इन्होंने विद्या को कभी छोड़ा नहीं। हाँ ये तो है, देखिए इन्होंने कभी नहीं छोड़ा पढ़ना लिखना और सक्षम बनना। इन्हें हमेशा से ये बात पता है कि बॉस हमें अपने दम पर काबिल बनना है और आगे बढ़ना है। और जब आप इस स्तर पे होते हो, you become an influential person in society. You become a voice, you become a thinker, you become a philosopher, you become an analyst, you become all of that. आप उस पोजीशन में आते हो फिर कि भाई अच्छा पंडित जी को पता है इस बारे में, ज्ञान होगा, जरा पंडित जी से पूछते हैं क्या चल रहा है। जी। पंडित जी उस पर रोशनी डालते हैं, फिर पंडित जी ज्ञान देते हैं कि भाई ये चल रहा है, इस समय ये मुद्दा है, पाकिस्तान ने ये किया था, नेहरू ने ये किया था, उसने ये किया था। चक्कर ये होता है कि पंडित जी को पता भी होता है। ये पंडित जी पढ़ते हैं भाई, अच्छी बात है, और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए भाई। ब्राह्मण ने कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ा यार, चाहे अंग्रेज आके चले गए, चाहे कौन, तभी वो खत्म नहीं हुआ आज तक। 3-4% होने के बाद उस राज्य में वो मेजर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस बिना किसी रिजर्वेशन के कैसे ले जाते बिहार जैसे शहर में, बिल्कुल बिहार जैसे प्रदेश में। जी। ये जो चीज है इनकी, ये जो हस्ती इनकी नहीं मिटती, वो इनकी नहीं मिटी है एक्चुअली। अगर हस्ती की किसी की बात करे, इनमें वो बात है। एंड वी कैन सी 3 जेनोसाइड आफ्टर दिस। ये जो आप देखें ना, तमिलनाडु में, तमिलनाडु चित्पावन भाई, तमिलनाडु के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं है ना। एंड कश्मीर, हाँ, what happened in Kashmir? 7 lakh, 5 lakh to 7 lakh Kashmiri So pandits. this has happened and मेरे ख्याल से तमिलनाडु में क्या हुआ था उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुद्दा उठा ही है तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। पता ही नहीं है लोगों को क्या हुआ था। एंड मैं एक चीज देख रहा था, a very true tribute to Brahmins मैं अगर बताऊं तो there are lakhs of people who left the valley. right. उसमें कई तो पता नहीं है कहाँ है, कई नहीं भी पता है। तो देर आर सम, एक किसी ने ब्यौरा निकाला था इसका, तो देर आर अ फ्यू थाउजेंड फैमिलीज जिनके बारे में था क्लियर कि आज कहाँ है। यू विल बी सरप्राइज्ड, कोई उनमें सीईओ बन गया जाके, ऐसा ही है। कोई न्यूज चैनल हेड कर रहा है, राहुल शिवशंकर, ठीक, कोई अपने दम पर कोई इंडस्ट्री खड़ा कर ले गया डिस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट। ये बताता है इनकी स्पिरिट को यार। कश्मीरी पंडित देख लो। हाँ, कश्मीरी पंडित की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये इसकी, ये तमिलनाडु के टैम्ब्रैम्स की बात कर लो। हाँ। वो ऐसे ही, उनके भी ऐसे ही एग्जांपल्स हैं। करेक्ट। कश्मीरी पंडितों के भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। इन्होंने पत्थर नहीं उठा लिया हाथ में, चलो एक संगठन बनाते हैं, पत्थर से घेरते हैं, फिर तुम पत्थर चलाना, मैं बारूद फेंकूंगा, तुम आधी बोतल तोड़ के फेंकना। इन्होंने ये नहीं किया। और चित्पावन ब्राह्मण की बात कर लो, राजदीप सरदेसाई चित्पावन ब्राह्मण है। सोचो, निधि राजदान। हाँ, तो निधि राजदान इस कश्मीरी पंडित। निधि राजदान तो कश्मीर में दिख रही है आजकल। कश्मीरी आजकल दिख रही है, मतलब सत्ता में आ गए हैं वो लोग भाई। चलिए, अब सत्ता में आ गए हैं तो सत्ता में आते पर उन्होंने ट्यून कैसे बदली उमर अब्दुल्ला ने। देखा कि चाइना और पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, 370 की तो अभी कोई बात नहीं है, मोदी जी है मैन ऑफ ऑनर। भाई उन्हें पता है ना कि रूल अगर करना है 5 साल तो इनके साथ मिलके चलना पड़ेगा, मिलके भी चलना पड़ेगा। और आई थिंक इज बेटर देन केजरीवाल इन दिस थिंग कि उसने हॉर्न्स नहीं तान लिए। आई नेवर ट्रस्ट दी अब्दुल्ला, ऑफ कोर्स वो तो देखो ट्रस्ट के लायक। यार आप मेरे को ये बता दो कि दिल्ली की उस शय के बिना कश्मीर चल कैसे होगा? यूनियन टेरिटरी है, कर लोगे क्या कर लोगे भाई, दिल्ली जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। दिल्ली की आपने एक बात करी। अब एक और बात मैं बताऊं, व्हाई आई एम सो हैप्पी हरियाणा में जो ये हुआ। अगर हरियाणा में कांग्रेस आ गई होती, ठीक, एक तो जो उपद्रव मचा हुआ है, पंजाब से भी किसान, हरियाणा से भी किसान, और पंजाब से जो आ रहे थे उनको हरियाणा में एंट्री नहीं मिली थी, ये 1 मिनट में मिल गई होती। बिल्कुल। और ये दिल्ली भी आ गए होते फिर, बिकॉज यहाँ पे भी केजरीवाल बैठा। ये जो पूरा है चेन बना होता ना, एक कॉरिडोर, पंजाब हरियाणा दिल्ली, दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी डेंजरस। एंड स्ट्रीट पॉलिटिक्स ने एक बहुत ही अगली टर्न लिया होता। एंड आने वाला जो दिल्ली चुनाव है ना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी डिसाइसिव इलेक्शन, वेरी वेरी डिसाइसिव इलेक्शन। उस पे
उस पे मुझे डर है, मैं अभी भी फ्रैंकली बोलूंगा, मुझे हरियाणा पे भी डर था। हरियाणा पे तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही होगा, मुश्किल ही लग रहा था ये तो बीजेपी 10 के सीट लिए। दे रहा था। हाँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा था हाँ, ऑनेस्टली, but 10 अब 10 से 20। दिल्ली में क्या हुआ है कि केजरीवाल इज नाउ 24/7 इन कैंपेन मोड। मतलब आज सुबह से भी मेरे जान पहचान के हैं जो आप में भी है, ही इज ऑलरेडी मेड 3 स्टॉप्स एंड ही विल कंटिन्यू लाइक दिस टिल February। पर ये दिल्ली की बात हुई है तो ये भाजपा ने भी अपने मतलब 7-8 बुराड़ी में भेजे हुए, 7-8 बड़े स्ट्रेचर के, रमेश बिदुड़ी जी या फिर मनोज तिवारी, काफी लोग बुराड़ी भेजे हुए थे। वहां पे स्पीचेस चल रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं, तो भाजपा भी कैंपेन मोड में है। और कपिल मिश्रा को भी आप अगर देखोगे तो कपिल मिश्रा भी कैंपेन मोड में आ चुके हैं, वो अब एक्टिवली हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो भाजपा को पता है कि अगर चांस है तो अभी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, राइट। और जो छवि थी ईमानदार केजरीवाल, वो भी ध्वस्त हो चुकी है। लोगों को यह भी समझ में आ गया है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, राजकोष खाली हुआ पड़ा है, ये चीजें भी हैं। तो चक्कर क्या है, जनता की मेमोरी ना, जनता को कोर्स करेक्शन बहुत पसंद आता है। कोर्स करेक्शन हरियाणा में हुआ, ठीक, नायब सैनी को लाया गया, काफी चीजें चेंज हुई, इधर काम हुआ। अब ये कोर्स करेक्शन मोड में आ गया केजरीवाल, विच इज वेरी डेंजरस, बिकॉज इस आदमी का काम में मन है नहीं। अब इसने कल परसों क्या किया है, इन्होंने आइडेंटिफाई करी है, दिल्ली की सड़कों की रेड़ पीट दी इन लोगों ने। 5 साल 10 साल कुछ नहीं किया। अब आया है इनका शायद 1,500 किलोमीटर या कितना, नहीं 1,500 नहीं, आई एम सॉरी, 150 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत शायद होनी है और 300-400 किलोमीटर की ठीक से बनवानी है फिर से। इसने रिकॉर्ड तेजी में इमरजेंसी में बुला के टेंडर किया है इसका, और इसका कहना है मरम्मत विल बी फिनिश्ड बाय नवंबर एंड द न्यू वंस विल बी रेडी बाय जनवरी 2025। मतलब मैं पीडब्ल्यूडी में कई लोगों को जानता हूं, इसने डंडा कर दिया है वहां, उनका जीना हराम कर दिया है इस समय कि ये चीज ठीक करो। 6,600 मैनहोल है जो कि बुरे हाल में है दिल्ली में। मतलब कितने मरे हैं इस बार इलेक्ट्रिक्यूशन से और मैनहोल से। इसने कहा 6,600 के 600 का तुरंत टेंडर निकालो, तुरंत करो, इसको भी मुझे जनवरी तक चाहिए, आचार संहिता लगने से पहले। मुझे डर ये है, अगर ये बंदा थोड़ा बहुत कोर्स करेक्ट कर ले गया, दिल्ली की जनता कहीं इसको 10 साल के कुकर्मों की वजह से आखिरी 2 महीनों के डैश के लिए माफ ना कर दे। मुझे ये एक डर है दिल्ली से। इसमें मैं आपकी बात को थोड़ा और बड़ा करता हूँ यहाँ पे। जब 2019 के चुनाव थे, 2020 के चुनाव थे रादर, तो उन चुनावों से पहले बड़ा ये हुआ था कि भाई कितने बताओ तुमने कितने हॉस्पिटल्स बनवाए। एक भी हॉस्पिटल नहीं बनवाया था इसने तुरंत द्वारका वाला शुरू करवा दिया था। द्वारका वाला हॉस्पिटल तुरंत शुरू करवा दिया था। फिर इसने आंकड़े आए कि भाई आपने कहा था कि मैं 30,000 कमरे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में बढ़ा दूंगा और बाकी 10 हॉस्पिटल बनाऊंगा, कुछ ऐसा आंकड़ा, ऐसा इसका वादा था मैनिफेस्टो में। तो केजरीवाल से जब पूछा गया कि भाई 30,000 कमरे हॉस्पिटल में नए बेड्स डालने का आपका वादा था, आपने दिए कितने? 30 बेड दिए थे इसने बस 5 साल में। तो इसने तुरंत से वो द्वारका वाला शुरू करवाया, इधर उधर बेड बढ़वाए और दोबारा आ गया। नहीं, पॉइंट क्या है ना, बट ये कोर्स करेक्शन वाली जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि ये सड़कें बनवाना है, जो भी आपने एग्जांपल दिए हैं, क्या इसका काउंटर बीजेपी कर सकती है कोई ऐसा फेस देकर जो इसके बराबर का हो? अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जो नुपुर शर्मा को आप यहाँ पर खड़ा कर दो, इस टाइप का एग्जाम्पल दिया जाता है। आई थिंक इट्स टू लेट इन द डे अब किसी को एकदम से लाना। और बीजेपी दिल्ली की जो यूनिट है ना, वो उसमें अभी कोई ऐसा एक चेहरा है नहीं। परवेश वर्मा को कहीं वो उस तरीके से फील करे कि जाट भी हो जाएगा और उस तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। एक फेस जो फ्यूचर के लिए हो सकती है, बांसुरी स्वराज, उनको कर सकते थे ये। Too early to say that. अब तो टू अर्ली है, बट शी कुड हैव बीन बिल्ट टुवर्ड्स दैट। आज भी शी इज टेकिंग सम ऑफ द बिग मीटिंग्स इन बीजेपी दिल्ली, शी इज लीडिंग दोस मीटिंग्स। हाँ, मैं ये चीज तो देखता हूँ कि वो करेक्ट नेतृत्व तो है, एंड शी समहाउ लोग कनेक्ट करते हैं उनसे।
एक ऑल सेड एंड डन, सुषमा स्वराज को भी लोग अच्छे से दे रिमेंबर हर वेरी वेरी फॉन्डली, सो दे कनेक्ट विद हर. शी आल्सो वेयर्स हर हिंदुत्व ऑन हर स्लीव. अभी इन्होंने शायद शिव तांडव स्तोत्रम कहीं पढ़ा जो कि बहुत वायरल हुआ, एंड पीपल कनेक्ट विद हर. शी कम्स अक्रॉस एज वेरी वेल कल्चर्ड एंड नाइस, एंड है वो एक उनमें पोटेंशियल है. वो कहीं ना कहीं एक छवि दिखती है, सुषमा स्वराज की एक छवि जो है वो दिखती है. सक्सेसफुल लॉयर, वेल एजुकेटेड. तो मतलब आई डू सी कि उस पर एक वो चेहरा बन सकता है. जरूरत ये है बीजेपी को इस समय जो है इतना बुरा हाल है दिल्ली का, ये ठीक अगर हो गया 2 महीने में इसमें से थोड़ा भी, तो जनता को ये हैमर करना बहुत जरूरी है इस समय कि ये नाटक चल रहा है जो चल रहा है. अच्छा, ये बग्गा जी बिग बॉस में गए हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा? क्या है, गाना चल रहा है ना उनका, बग्गा बग्गा हर जगह बग्गा, कुछ ऐसा इन्होंने गाना बनाया है. सलमान खान उनसे पूछ रहा है ये कहाँ गाना बज रहा है, कह रहे हैं जी दिल्ली में हर गली गली में चल रहा है. आप लोग कह रहे हो आपने सुना नहीं, वो कह रहा है दिल्ली में चल रहा है, बग्गा का कहना हर जगह चल रहा है गाना. तो मुझे लगता है आ जाएंगे बाहर अभी वो. चुनाव कॉलिंग हो जाएगा. और ये फ्रीबीज का कल्चर है, इसको क्या आप ठीक मानते हो? बिकॉज ये जो यार कहाँ ठीक मानते, पर अब तो बीजेपी भी आ गई ना. 2100 रुपए, और हरियाणा में भी इन्होंने भंडारा खोल दिया, महाराष्ट्र में खोल रखा है इस समय. तो बीजेपी को भाई जीतना भी है. ये हमारी जनता जब तक मैच्योर नहीं करती, बड़ा खतरनाक है ये. बहुत खतरनाक है. एमएसपी गारंटी कर रही है बीजेपी यहाँ हरियाणा में. मैं वही कह रहा हूँ, वो तो कर ही दिया. किस तरीके, मतलब हमारी पॉलिटिक्स उस लेवल पर जा रही है जहां पर आपका राजकोष जो खाली होने के उस पर रहेगा कि साला टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स दे रहा है ताकि वो बांटा जा सके. करेक्ट. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब से कुछ लेना देना नहीं रहेगा. वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, आई थिंक प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो उसने कहा था कि ऐसे इलेक्शन नहीं है, ऑक्शन बन चुका है. वहां पे भी यही चल रहा था फ्रीबीज वाला, तो उसने एड्रेस किया इसको संसद में अपनी में. तो इसमें एक स्टेट है जिसको दाद देनी पड़ेगी, जो कभी भी फ्रीबीज के लिए नहीं टेकती. दैट इज गुजरात. गुजरातीज आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड, बॉस हमें फ्री ना दो, हम धंधा करेंगे, मेहनत करेंगे, खड़ा कर लेंगे, हमें मत बताओ ये सब. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे दो, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया दे दो, तो ये यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व बॉस. ये बात माननी पड़ेगी. गुजरातीज आर वेरी क्लियर कि हमें ये सब मत दो यार, हमें धंधा करने वाले लोग हैं, हमारे को बढ़िया माहौल बना के दो तुम. ये जब तक एक पूरा कल्चरल चेंज नहीं आएगा, एंड नोबडी कैन ब्रिंग दिस चेंज बेटर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज ही मैनेजेस बोथ. वो दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं ये, और धीरे धीरे इसको कम करेंगे और धीरे धीरे डेवलपमेंट एंड मेरिट की चीज को ऊपर बढ़ाएंगे. आई थिंक इट विल टेक टाइम. तो दिल्ली में कोई फेस आपको दिख रहा है? कोई फेस नहीं, एंड आई थिंक अब फेस लाएंगे भी नहीं है. अच्छा, फेस अगर ले आए तो वही चीज हो जाएगी जो भूपेंद्र हुड्डा एंड शैलजा का हो गया. अब ये कैंप इसको सैबोटाज करेगा, ये कैंप इसको सैबोटाज करेगा. रमेश विदुड़ी मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं. देयर विल बी नो फेस नाउ, बिकॉज कैंप्स हैं बीजेपी दिल्ली में भी. लेट्स बी ऑनेस्ट, कैंप्स हैं. नहीं, जब तक हर्षवर्धन जी थे तो अच्छा चल रहा था. एकदम से हर्षवर्धन को हटा के किरण बेदी को लेके आए तो वो दिक्कत हुई वहां पे उस टाइम पे. बहुत बड़ी दिक्कत हुई, और वो दिक्कत ऐसी हुई कि 10 साल से चली रही है वो दिक्कत. बीजेपी इन दिल्ली हैज बीन अ डिजास्टर. देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. वो मतलब उसमें इफ बट नहीं है. अगर यहाँ भी नहीं जीत सकते, इतने कुकर्म करने के बाद अगर नहीं जीत पाते हैं, तो बीजेपी इन दिल्ली विल बी लाइक कांग्रेस इन हरियाणा. बिल्कुल वही हाल है कि भाई जीत ही नहीं पा रहे हो, 10 साल हो गए, सब कुछ हो गए. केजरीवाल ने तो क्या क्या कांड कर दिए, बीजेपी ने तो काम अच्छा किया हरियाणा में. इसने तो बेड़ा गर्क, पहली बार लॉस का बजट है. मतलब बंदा जेल में पड़ा हुआ है इतने दिनों से, एंड अगर आप इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी नहीं जीत पा रहे हो, देन ये कोर्स करेक्ट कर रहा है, विच इज अ वेरी डेंजरस साइन. नहीं, वो तो इसका दिल्ली में 1024 गवर्नमेंट स्कूल्स है. सो 2/3 ऑफ देम don't teach science in 11th 12th, and 80% of them don't have a headmaster or a principal. अब इसने नियुक्ति का निकाला है कि 200 हायर करने हैं अगले 2 महीने में. मतलब तुम सो रहे थे अभी तक 10 साल से, अब तुम्हें 200 हायर करने हैं. तो आई जस्ट होप
एंड यहीं पे बीजेपी सो जाती है, अगर कभी सो जाती है। ये पता लगना चाहिए हर घर घर जाके इस समय, घर घर वाली मशीनरी केजरीवाल की ऑन है बॉस इस समय। तो वो आरएसएस का काम है ना, वो तो आरएसएस कर देगी। बीजेपी के भी कार्डर तो है ही। आरएसएस को कभी भी आप ऐसे नहीं ले सकते, ये तो आरएसएस का काम है। आरएसएस वहीं पे फिर कहती है अच्छा बेटा हम नहीं करेंगे, जाओ खुद ही करो। नहीं, वो अपनी मर्जी से करेगा जो कुछ करेगा। वो तो ठीक है, पर मेरे को जो अभी यहाँ पे गेम दिल्ली में ये लग रहा है ना, एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है, लोग त्रस्त भी हैं, लेकिन जो कॉलोनी वाली वोट है और जो अपर क्लास, बहुत हायर क्लास है, वो ये दो तरीके के जो हैं, ये केजरीवाल के साथ है अभी भी। मेरे हिसाब से द सोल्यूशन टू दिस, एंड बीजेपी को भी इसमें इस समय कोल्ड फीट होंगे, इज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू टेक इट अपॉन हिमसेल्फ टू कैंपेन इन दिल्ली दिस टाइम। Okay. He has shied away from campaigning. Let's be honest. 2020 में भी, 15 में भी। यार हरियाणा में 4 रैली की है। हरियाणा में 4 करी, हरियाणा में उनको था कि भाई पता नहीं क्या आने जा रहा है। बट यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल हैज बीन द फेवरेट। 2020 में ही वाज अ क्लियर फेवरेट। 15 में तो ही स्पेड पास्ट, फिर ही टुक अ बैक सीट एंड किरण बेदी को आगे कर दिया। इस बार लेट द प्राइम मिनिस्टर पुट हिज हैट इन द रिंग, क्योंकि इस बार nobody better than him to articulate this कि बॉस एक मौका हमें दो, मैं दिल्ली में ही हूं, मेरी केंद्र में सरकार, दे दिया आपने, कई लोगों पे विश्वास कर लिया, मैं चुपचाप 10 साल से देख रहा हूं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेरी दिल्ली का। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बुरा हाल है, लोग इलेक्ट्रिक्यूट होकर मर रहे हैं, हमें एक मौका दो जरा दिल्ली में। आई थिंक भाई बस पूरे मेरे ख्याल ये शीला दीक्षित ने 90 फ्लाईओवर्स बनवाए थे। करेक्ट, 15 साल में। करेक्ट। पिछले 10 साल में एक भी नहीं बना। और इतना ट्रैफिक बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। मतलब एक आधा बना होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक भी नहीं, एक बनाए शायद। उसका अभी क्या है ना, हम जा रहे थे भाई, तो नेहरू प्लेस के बाद यहाँ कालकाजी में, कालकाजी में ना एक गेट लगा है। मतलब जैसे सोसाइटीज में गेट लग जाते हैं ना, आरडब्ल्यू लगवा देता है, वो पीले पीले से गेट जो होते हैं, वो गेट लगा और उस गेट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यह गेट आतिशी मारलेना ने लगवाया है। इसमें बहुत तेज है ये लोग। एक कोई यूनिवर्सिटी थी या क्या थी, उसके उद्घाटन में पहुंच गया था केजरीवाल, सबको लग रहा था इसी ने बनवाई है। फिर मनोज तिवारी ने बताया भाई ये सेंटर ने बनाई है। तो इनको पूरा विश्वास है कि जनता पढ़ती लिखती नहीं, जनता जड़ तक। आज भी कह रहा है कि मुझे फर्जी जेल में डाल दिया गया था, मुझे फर्जी जेल में डाल दिया। अरे भैया पूरा पकड़ लिए गए हो तुम। अब वो ट्रेल बन रहा है, पूरा ट्रेल बन गया, सब कुछ हो गया, तुम्हें रिलीफ नहीं मिला, तुम आज सीएम छोड़ के रहे हो, तुम घुस नहीं सकते हो उस दफ्तर में। आपको कोर्ट ने बोला है कि आप बाहर निकल भी रहे हो ना, तो आप एक सीएम की तरह बिहेव नहीं कर सकते। चाबी उसने दी है, जो नौटंकी करी है, चाबी की। और पता नहीं लोग इमोशनल हो जाते हैं तब भी। एक से बात कर रहा था अरे यार वो जा रहा था, उसने पीछे बाहुबली का म्यूजिक लगा रखा है, वो क्या कभी अंबर से वो वाला म्यूजिक लगा रखा है। राहुल गांधी के साथ भी यही किया था इन लोगों ने, यही गाना लगा के कि अब तो पब्लिक के बीच में रहेगा। जब उसने चाबी दी किसको थी आपको पता है ना? उसने सीएम ऑफिस के सेक्रेटरी को दी थी, रादर देन पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को। तो अभी चुप्पे से आतिशी के पास चली जाए। कल क्या हुआ भाई, शहजाद एक डिबेट में था और आम आदमी पार्टी की कोई प्रवक्ता आई हुई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, रीना गुप्ता शायद, हाँ रीना गुप्ता। तो वो 7 बजे डिबेट शुरू हुई थी। शहजाद ने, ये शायद अमीश देवन की वो थी, अमीश को शहजाद ने बोला कि भाई इनसे ये पूछो कि कोई ऑफिशियल लेटर, मतलब अलॉटमेंट लेटर होता है ना, कि अगर यहां से इसने खाली किया और फिर उसके बाद आतिशी को मिला, तो एक अलॉटमेंट लेटर देती है। अलॉटमेंट लेटर देने से पहले पीडब्ल्यूडी क्या है, वो पूरा का पूरा जो घर है उसको चेक करती है अपने हाथों से कि क्या क्या ठीक है, सब कुछ है, ये वो वाला सारी चीजें वो पीडब्ल्यू चेक करती है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर दूसरे सीएम को देती है और फिर दूसरा सीएम वहां पे जाके रहता है। तो 1 घंटे की डिबेट थी आई थिंक वो। 7 बजे से 8 बजे तक शहजाद पूनावाला केवल एक ही बात बोलता रहा कि अलॉटमेंट लेटर दिखा दो, कि पीडब्ल्यूडी ने कोई अलॉटमेंट लेटर दिया है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि केजरीवाल आतिशी को जाके कहते कि लो भाई तुम चाबी ले लो और तुम यहाँ पे रहने लग जाओ। ये अथॉरिटी है पीडब्ल्यूडी की कि वो पूरा का पूरा चेकिंग करेगी। अब ये चेकिंग क्यों नहीं होने दे रहा चाहते, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, तो पता है हम लोग को, विजिलेंस के अंडर है ना, लोगों को नहीं पता ना, ये विजिलेंस के अंडर आ चुका है। इस पे जो इंक्वायरी बैठी है, पीडब्ल्यूडी को भी विजिलेंस नोटिस गया हुआ है। टेक्निकली थ्रू द पीडब्ल्यूडी इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और यही बीजेपी बेवकूफी कर रही है। द एलजी शुड यूज हिज पावर्स,
मैं तो एक और चीज कहता हूँ, इसको खोल दो सीएम रेजिडेंस को, इसको एक म्यूजियम बना दो, लोगों को आके देखने दो कि ये जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का बादशाह था, आम आदमी मालिक, ये किस जलवे से रहता था। अरे वाह, ये 2 महीने करने दो इस समय चुनाव तक, यहीं बीजेपी मात खाती है। ये तो मजा आ जाएगा। था ये खोल दो इसको, टूरिस्ट स्पॉट बना दो जरा। देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा शहंशाह सुझाव। केजरीवाल यहाँ बैठते थे, हाँ, ये नाश्ता यहाँ करते थे। करण भाई ने जो है बहुत अच्छा सुझाव दिया है। ये कपिल मिश्रा और जितने भी बीजेपी के लीडर हैं इसका संज्ञान लें। जो शहजाद पूनावाला है इसको बीजेपी के ऊपर के अथॉरिटी तक भेजें। मेरे ख्याल से आज जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें 3-4 इशू हमने डिस्कस किए हैं, काफी डीपली डिस्कस किए हैं। हरियाणा हो गया आपका, बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स हो गई, और केजरीवाल का जो भी चल रहा है ये। सो इट वाज ग्रेट। मेरे ख्याल से आई थिंक, है ना, आई थिंक हमारा मोटा मोटा डिस्कशन हो चुका है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। और अभी जो एक करण भाई जो हैं उनके साथ हमें कुछ सिविलाइजेशनल इश्यूज भी डिस्कस करने हैं। बिल्कुल करेंगे, राइट? सब कुछ अगला जो करेंगे। सेशन होगा उसमें हम कुछ सिविलाइजेशनल इश्यूज लेते हैं, राइट? ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और करण भाई थैंक यू सो मच। और भाई करण भाई का चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। गिव योर लव एंड सपोर्ट टू हिम एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।